दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त आ चुका है विकास कुमार आपके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेकर। ये जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं, जो पिछले पुराने दिनों में 7 दिन तक हमने जो भी करंट अफेयर्स कंप्लीट किए, जो कंप्लीट किए अपने करंट अफेयर्स, उसका रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों हम आज। और जो आज रिवीजन करने वाले हैं तो ये एक तरह से धमाकेदार अपना सेशन रहेगा। साथ में अपने गुरुजनों से भी बातचीत होगी, साथ में पुलिस में सेलेक्ट हुए बच्चों को भी यहाँ पर शुभकामनाएं दी जाएगी। साथ में हमारे आपकी जो भी नोटबुक है, उस नोटबुक को लेकर बैठ जाइए, रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए और अपनी नोटबुक में नोट किया हुआ है यदि आपके पास पूरा कंटेंट है तो मेरे साथ इन सभी सवालों का जवाब देते जाइए। और ये भी आपसे साथों में उम्मीद करता हूँ कि एक बार इस सेशन को स्टार्ट करने होने से पहले आप सेशन को सभी साथियों को, आपके सभी मित्र मंडली को इन्वाइट कर लीजिए। आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, XYZ, जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनमें आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथियों और मित्रगणों को, मित्र मंडली को बिल्कुल बुला लीजिए। आपका भाई आपके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स ओनली ऑन रिवीजन के लिए लेकर आता है। साथ के साथ में आपको देते जाना है आपका जवाब और अपने आप को परखते जाना है कि हमने पूरे सप्ताह में कितना सीखा, कितनी क्लास ली, कितना रिवीजन करना है, कितने गहरे पानी में, कितने पढ़ने की ज़रूरत है। यदि आपको मैटर और कंटेंट पसंद आता है तो बिल्कुल शेयर करते जाएगा। साथ के साथ यदि आपने क्वेश्चन नोट नहीं किए थे, मेरे जो भी भाई और बहन ने अगर क्वेश्चन नोट नहीं किया है तो प्लीज़ क्वेश्चनों को नोट करते जाए। वीडियो की PDF के लिए आपको बता दिया जाएगा कि PDF कहाँ मिलेगी। तो आप चलिए करते हैं, हम आपका करते हैं श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं करता हूँ आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ते हैं आज का मोटिवेशनल कोट, और मोटिवेशनल कोट है दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट इतना सा है, आपसे इतनी सी उम्मीद में करना चाहूँगा कि पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे। खुद को पहचानो कि मेरे अंदर जो भी है, जो भी शक्ति है, जो भी आत्मविश्वास है, वो किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ के लिए मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। खुद को पहचानो, खुद से सवाल करना सीखो कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है, मुझे मेरी ज़िंदगी में मेरे अकॉर्डिंग, मेरे आत्मविश्वास के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, कितने दिनों के लिए मुझे संघर्ष करना होगा। यदि मैंने किसी पद के बारे में सोच रखा है, यदि मेरा कोई ड्रीम गोल है तो उसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, उसमें क्या क्या रुकावटें आ रही हैं, उनको मैं कैसे दूर करूँ। ये सारी चीज़ें आपको खुद से जानना है, खुद से पूछनी है। खुद को फर्कोगे तभी तो जानोगे। अगर खुद को आदमी ने देख लिया, पहचान लिया, फ़र्क लिया तो देश दुनिया पे तो वो अपने आप पे हावी हो जाएगा। उस पे अपने आप पे हावी है ना, परिस्थितियों को हावी ना होने दे। परिस्थितियों को यह बोलो कि भैया मैं जिंदा हूँ और मैं अपने टारगेट को बनाकर उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। आने वाला समय मेरा होगा। अभी मेरे पास मुश्किलें हैं, लेकिन उस मुश्किलों को देखकर, मुश्किलों की राह में चलकर मेहनत मेरे साथ है, मेरा संघर्ष मेरे साथ है, मेरा जुनून और हौसला मेरे साथ है। मैं बिल्कुल इसको कम नहीं होने दूंगा और एक ना एक दिन उस पद को प्राप्त करके रहूँगा। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, फिर वो करो जो तुम्हें करना है। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है और नोट करके अपने आप को पहचानना है और पहचान के कैसे आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको मेहनत के साथ करनी है। हम करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। उसके पहले देखते हैं हम और बात करते हैं, हमारे ये सभी भाई थे उनका सिलेक्शन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में हुआ था। हमने ये बात डेली की है, लेकिन आज स्पेशल हम संडे में इस बात को इसलिए लेकर आए दोस्तों कि आप सभी दोस्तों को एक प्रेरणा मिले, एक मोटिवेशनल मिले, आगे बढ़ने का एक जरिया मिले। और दोस्तों सभी साथियों को मैं ये बोलूँगा कि ये दोस्त जो है जिनका हम सामने फ़ोटो लेकर आए हैं, ये दोस्त पहला इनका प्रयास नहीं था, इनका सेकंड प्रयास था। इन्होंने अपने प्रयासों को मोटिवेशनल और आत्मविश्वास के साथ जारी रखा ताकि इनको अगली बार जो भी इन्होंने इस बार कंपटीशन दिया है, इसमें इन्होंने सफलता प्राप्त की है। इन लोगों के बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है। और हमारे रीजनिंग के किंग और हिंदी के बादशाह दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे आज। वो आपके साथ थोड़ा मोटिवेशनल बात करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे, आपका हौसला बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हम बुलाना चाहूँगा आपको, RCM सर को बुलाना चाहूँगा, साथ में हमारे हिंदी के बादशाह उनको भी बुलाना चाहूँगा। और श्री जी क्लासेज की इस प्लेटफॉर्म पर जो भी क्लास है अभी
चल रही है उनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और सारी जो भी गाइडलाइन होगी, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार आपका आत्मविश्वास हौसला बुलंद रखना है, ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेशनल गुरु RCM रीजनिंग एंड मैथ बादशाह के द्वारा दी जाएगी। तो आइए सर, मैं करता हूँ आपका हार्दिक स्वागत। आइए सर, बात कीजिए, साथ ही इन सभी जो हमारे प्रिय छात्र हैं इनके बारे में आप बताइएगा। हिंदी वाले सर आइए। नमस्कार सर, धन्यवाद। और मैं सभी बच्चों का यहाँ पर श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे जो हिंदी की क्लास लेते हैं प्रकाश सर। आपने क्लास देखी भी होगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी की क्लास यहाँ पर ली जा रही है। चीज़ें तरीके से की जा रही हैं और उसका बेनिफिट भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। जैसे जैसे स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे चीज़ें अपने आप अच्छी होती जाएगी। लेकिन इस टाइम में एक चीज़ देखी गई है कि जितनी भी मेहनत की जा रही है, लेकिन बच्चों के अंदर अगर स्टूडेंट की बात करें तो उनके मन में कुछ विचारधाराएँ नेगेटिव भरी हुई हैं। और वो नेगेटिव विचारधारा क्या है? क्योंकि बच्चों के दिमाग में सबसे पहले आज के टाइम में एक सवाल सबसे ज़्यादा आ रहा है, और सबसे ज़्यादा सवाल क्या पैदा हो रहा है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, न जाने कब एग्ज़ाम होगा, वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। ये सवाल आपके दिमाग में बार बार आता है और आएगा भी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि ये नहीं आएगा। उसका रीज़न भी है क्योंकि समय ही अभी ऐसा चल रहा है। तो आपके दिमाग में बात आएगी, यार एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, मैं कब तक पढ़ता रहूँगा, या पढ़ पढ़ के मैं तो थक चुका हूँ, मैं तो 12 महीने से पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन माय डियर, अगर इस बात की जाए, जो लगातार मेहनत करेगा वो ही बुलंदियों को छुएगा। क्योंकि अगर आप ये सोचो, क्योंकि हाड़ौती में बच्चा सोचता क्या है, जैसे आउटसाइड की बात करें, अगर राजस्थान की वैकेंसी की भी आप बात करें तो हाड़ौती से सिलेक्शन कम होते हैं और आउटसाइड से सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं। इसका रीज़न क्या है? हाड़ौती का बच्चा करता क्या है? हाड़ौती का बच्चा ये सोचता है कि यार वैकेंसी आ गई, जैसे नोटिस आया 3 महीने पहले वो कोटा आ जाता है और 1-1.5 महीने पढ़कर वो सोचता है कि मैं एग्ज़ाम निकाल दूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप राजस्थान की जीके की बात करें, राजस्थान के एग्ज़ाम की अगर बात करें, तो राजस्थान की जो जीके वो भंडारा है। पूरे इंडिया की जीके एक तरफ कर लो, राजस्थान की जीके एक तरफ कर लो, इतनी सारी जीके हैं। और आप सोचते हो कि यार मैं 1-1.5 महीने पढ़ के उसको नैया पार लग जाएगी। अरे 6 महीने में तो किसी एग्ज़ाम का सिलेबस जानने में निकल जाते हैं और आप सोचते हो कि 1.5 महीने पढ़ के मैं फतेह हासिल कर लूँगा। ऐसा कोई भी जादू नहीं होने वाला और कोई भी टीचर भी आपको ऐसा जादू नहीं दिखाने वाला। उसके लिए आपको रगड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जुड़ना पड़ेगा, कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि यार मैं 1-1.5 महीने पढ़ लूँ, 2 महीने पढ़ लूँ, फिर गैप दे दोगे, तो फिर आपने जो 2 महीने तक पढ़ा है वो आपका क्या है? 0 है। लगातार आपको मेहनत करनी है और ये जो बुरा समय है इसका आप यार यूज लें। अगर आप इसका यूज लोगे तो यही समय हो सकता है आपकी ज़िंदगी का अनमोल समय बन जाए। अगर इस समय में पढ़ने के कारण अगर कल आपकी नौकरी लग जाती है तो ये समय आपके लिए क्या बन जाएगा? अनमोल बन जाएगा कि यार उस समय में कोई भी दूसरा काम नहीं कर पाता था, इस कारण से मजबूरी में मैं क्या करता था? पढ़ता था। तो यहाँ पर अगर कोई भी विचार आपके मन में आता है, ऐसा पढ़ने का विचार आता है, किसी भी चीज़ को अच्छी चीज़ करने का अगर विचार आता है तो उसको आप तुरंत करें। और आपके मन में अगर कोई गलत विचार आए, कभी भी किसी भी प्रकार का गलत विचार आए, तो ऐसे विचारों को जब भी ज़िंदगी में बात करें या नॉर्मल बात करें, जब भी आपके दिमाग में गलत विचार आता है उसको आप हमेशा, जब भी गलत विचार आए आपको सोचना है कि यार जब भी, जैसे मान लो आपको गुस्सा आता है, मान लो आपको किसी हर बात पे गुस्सा आता है या आपका पढ़ने का मन नहीं करता, गुस्सा आता है, तो आप जब भी गुस्सा आए आप सोचें कि यार ये गुस्से को मैं करूँगा लेकिन 10 मिनट बाद करूँगा। तो जब भी आपके मन में कोई भी अगर गलत विचार आता है तो उस टाइम आपको ये सोचना है, कहाँ इस गलत काम को मैं करूँगा लेकिन कुछ समय बाद करूँगा। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो फिर ज़िंदगी में आप गलत काम ही नहीं करोगे। लेकिन आपके मन में अगर कोई अच्छा विचार आता है कि यार मैं एग्ज़ाम पास करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा, आज से पढ़ाई करूँगा, तो उसको तुरंत करना है, उसको टालना नहीं है। ऐसा नहीं कि यार पहले FB चला लेता हूँ, इंस्टा चला लेता हूँ, व्हाट्सअप चला लेता हूँ, फिर पढ़ाई करूँगा, फिर आपकी पढ़ाई नहीं होगी। तो आपको अगर गलत विचार आता है तो उसको कुछ समय के लिए आप टाल दें कि यार इसको करूँगा लेकिन थोड़े समय बाद करूँगा, तो वो जो गलत विचार आ रहा है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में अच्छा विचार आ रहा है, पढ़ने का विचार आ रहा है, आगे बढ़ने का विचार आ रहा है, तो तुरंत अप्लाई करें उसको, कहाँ यार ये तो करना ही है। ऐसी चीज़ें आपके ज़िंदगी में पॉजिटिव होती जाएगी। तो इन चीज़ों को आप जोड़ें, इन चीज़ों की मेहनत करें, रगड़ना तो पड़ेगा।
अगर आप मार्केट से कोई स्क्रब भी लेकर आते हो तो गोरा होने के लिए उसको भी 2-5 मिनट पहले फेस पे आपको क्या करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, जब वो चमक देता है। उसी प्रकार जिंदगी में माय डियर, जब तक आप अपने आप को रगड़ोगे नहीं, जब तक आपकी जिंदगी में निखार नहीं आएगा। क्योंकि निखार कब आएगा? जब जिंदगी में आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। देखो जिंदगी में होगा क्या क्या नहीं होगा वो चीजें मायने नहीं रखती हैं, लेकिन मायने रखती क्या है कि आपने कितनी मेहनत की है। आप एक बार मेहनत तो करो यार। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे और आप सोचोगे कि मैं मंजिल तक पहुंच जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करोगे तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, इतनी मेरी गारंटी है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। वो बचपन में जब कोई बच्चा चलने का प्रयास करता है तो एक लाइन आपने सुनी होगी कि उठकर गिरना, गिरकर उठना, ये कर्म है संसार का, कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। जब छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है, जब वो जिंदगी में पहली बार चलने का प्रयास करता है तो वो बार बार क्या होता है? गिरता है। लेकिन अगर माय डियर वो बचपन में ये सोच लें कि यार मैं तो बार बार गिर रहा हूं, मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूं, अगर ऐसा विचार वो मन में ला दे तो वो जिंदगी में चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार अगर जिंदगी में आपको छोटी मोटी असफलताएं मिलती हैं तो आपको भी ये नहीं सोचना कि यार मैं सफल नहीं होऊंगा। छोटी सफलताओं से आपको सीखना, और छोटी सफलताओं से आप सीखोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे, अगर आपके अंदर हौसला है। और वो हौसला आपको जगाना पड़ेगा, और जगाओगे तो अपने आप आगे बढ़ोगे। मेहनत तो माय डियर करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तब जाके आपको मंजिल मिलेगी। तो आज मैं आपको प्रकाश सर से आपको रूबरू करवाता हूँ, कुछ बातें वो आपको बताएंगे। सुने आप 5 मिनट, कुछ ज़बरदस्त बातें आपको बताएंगे। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो आप सब बधाई के पात्र हो कि इस विकट परिस्थिति में जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, और आपकी मेहनत के साथ ही ये गुरुजन है जो ये आपसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए करंट की क्लास लेकर आते हैं विकास सर। मैं जानता हूँ इनको। आप लोग तो सिर्फ वीडियो में देख लेते हो और यूँ सोचते हो कि पता नहीं, पर मैं इनको जानता हूँ कि ये आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। वास्तव में ये बहुत ज़्यादा दम लगा रहे हैं। ये सिर्फ आपके लिए है, इनके लिए तो हो जाता काम जो कर रहे हैं ना उसी से। लेकिन जितनी भी मेहनत, जितनी नई नई चीज़ें सोच के लाते हैं, नए नए विचार आपके लिए लेकर आते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए हैं। तो आप लोग अवसर का लाभ उठाएं। अवसर कभी भी बार बार नहीं आते। एक बात याद रखना जीवन में, जो अवसर एक बार आता है ना वो लौट के दोबारा नहीं आता। अभी आपके पास मौका है, ये मौका नहीं आएगा। समय जो होता है वो मुट्ठी में रखी हुई रेत की तरह फिसलता है। ऐसे फिसलता है कि आपकी मुट्ठी को भी पता नहीं चलेगा समय फिसल गया। रही एक बात स्थिति और परिस्थितियों की, आप लोग क्या करते हैं? अपनी असफलता पर, अपनी विफलता पर स्थिति को जिम्मेदार ठहराते हैं। सामान्य सी बात है, सभी यही करते हैं। आप भी यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ। जब मैं कई बार फेल होता हूँ, कई बार विफल होता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी मेरी तो परिस्थिति ऐसी थी, मैं क्या करूँ। आपकी परिस्थितियाँ जिम्मेदार नहीं हैं, आप खुद जिम्मेदार हो। आप विकट परिस्थिति में भी रास्ता बना सकते हो यदि आप चाहो तो। ध्यान रखना मेरी बात को, विकट परिस्थिति में भी आप रास्ता बना सकते हो यदि आप चाहो, और यदि आप नहीं चाहो तो परिस्थिति कितनी भी अनुकूल हो आप सफल नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले तो परिस्थितियों को दोष देना बंद कर दो। दूसरी चीज़, आपके लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है तो उस मेहनत का फ़ायदा उठा लो, यही मौका है, फिर बार बार नहीं आने वाला। तो मैं तो यही कहूँगा कि अध्ययन में निरंतरता रखो। यूँ नहीं कि छोड़ छोड़ के मज़े ले ले के पढ़ रहे हो कि हाँ आज देख लिया वीडियो और फिर देख लेंगे 8-10 दिन बाद। तो ऐसे तो कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। रेगुलर चीज़ें जो आपके लिए आ रही है, जैसे आपकी करंट की क्लास है, रेगुलर आ रही है, डेली आ रही है, तो डेली अगर आप उन सारी चीज़ों को देखोगे, देख पाओगे तो ही आप पूरा सीख पाओगे। पता नहीं उनमें से कौन सी चीज़ उठ के आपकी परीक्षा में आए, ना आपको पता है ना हमें पता है, और आनी ही आनी है ये भी पता है। भाई करंट अफेयर्स क्या होता है? जो हाल ही में घटनाएं घटी हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और पिछले 6 महीने से लेकर 3 महीने से लेकर जब भी पेपर बनता है उसके आसपास के लगभग साल भर के अंदर की घटनाओं का जिक्र वो करता है। अब कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है,
जितने बताए जाते हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण ही बताए जाते हैं। विकास सर के द्वारा सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक भी कमी नहीं रहेगी। बड़ी मेहनत के साथ ये क्वेश्चनों को इकट्ठा करते हैं और उन क्वेश्चनों के साथ खुद जूझते हैं पहले। सबसे बड़ी बात तो ये है, लड़ाई करनी पड़ती है उनके साथ, बिल्कुल बॉक्सिंग वाली। और ये फिर तैयारी ये करते हैं कि यार मैं इस क्वेश्चन को इतनी सरलता के साथ कैसे बताऊं, मैं क्या करूं। उसके लिए आपके लिए अलग अलग इमेजेस इकट्ठा करते हैं, फोटोज़ लाते हैं, उसके लिए फ़ोटो लाते हैं कि यार ये फ़ोटो दिखाऊंगा तो ये बात शायद अच्छी तरह समझ में आएगी। तो समझो ये सारी की सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। आप लोगों के ऊपर है कि आप इनका फ़ायदा उठाओ। ये देखो, अभी ये बालक है, ये सफल हुए हैं कांस्टेबल परीक्षा, हाँ 2019 वाली जो थी, 20 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सफल हुए हैं। और ये कोटा सिटी में ही इनका वो लगी है जो राजस्थान कांस्टेबल पुलिस भर्ती में। मेहनत इन्होंने भी की होगी, मेहनत आप लोग भी कर रहे हैं, मेहनत हम भी कर रहे हैं, इनका भी होगा। बस ये देखो, ये 3 बालक और अशोक मीना, शिवराज मीना, देख लो महेश इनको। बेरवा, इनका और जब ये कर सकते हैं तो सिलेक्शन- आप क्यों नहीं। इनका सिलेक्शन हुआ है, इनके अथक प्रयासों से इनकी मेहनत रंग लाई है। साथ में ये महावीर प्रसाद है। इन चारों बच्चों का, चारों पांचों बच्चों का अच्छी तरह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है। इनकी मेहनत और इनके माता पिता का आशीर्वाद से इन्होंने ये सारी सफलता प्राप्त कर ली है। तो आप लोगों के लिए अब जुड़ जाइए और सीखिए नई नई चीज़ें। बाकी हिंदी की जो भी आपकी समस्याएं मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। हिंदी का विद्यार्थी हूँ, सीखता रहूँगा, आप लोगों को सिखाता रहूँगा। धन्यवाद, आप लोग क्लास का आनंद लीजिए। और धन्यवाद सर। हम करते हैं, हमारा सेशन वैसे लेट होता जा रहा है आज, है ना, तो हम करते हैं दोस्तों आज का अपना सेशन जो वीकली करंट अफेयर्स का है। हमारे साथी गण थे जो RCM सर और प्रकाश सर थे, रीजनिंग और हिंदी के गुरुजन थे, हमारे साथ जुड़ने के लिए आए थे स्पेशल। उन्होंने बोला कि सर हम आपके साथ बच्चों को मोटिवेट करेंगे, तो वो सर आपके लिए आए थे। हम करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, अभी हाल ही में जो भी करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है उसका कर रहे हैं हम रिवीजन। नोटबुक निकाल ली होगी और दोस्तों को शेयर कर दिया होगा। दोस्तों भगना नहीं है, बने रहना है। करंट अफेयर्स के वीकली करंट अफेयर्स का ये सेशन है। जुलाई में किस राज्य में स्मार्ट किचन योजना शुरू की गई है? तेलंगाना, केरल, उड़ीसा या पंजाब। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसमें बताना है कि स्मार्ट किचन की जो परियोजना स्टार्ट की गई है किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो दोस्तों स्मार्ट किचन का मतलब ये होता है कि स्मार्ट किचन का मतलब ये नहीं कि फूल और दस्ताने से ही इनको सजाया जाए। स्मार्ट किचन का मतलब होता है कि जो किचन होगा आपका, जो रसोई घर होगा, गृहिणियों के लिए जो भी मशीनरी की ज़रूरत है उनके फ़ायदेमंद के लिए माइक्रोवेव, मिक्सी, जो भी उनको ज़रूरत है उन सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट है ना कम ब्याज दर पर क्या देगी, उनको ऋण देगी। और ये किया है किस राज्य ने? तो दोस्तों ये किया है केरल ने। केरल राज्य के द्वारा स्मार्ट किचन की शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं और बात करते हैं केरल के CM कौन है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो केरल के CM कौन है। दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में किस राज्य ने अपने विभिन्न जिलों के लिए अभिभावक मंत्री नियुक्त किए हैं? दोस्तों अभिभावक मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? असम में, केरल में, उड़ीसा में या पंजाब में? 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए। जल्दी से आपका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि अभिभावक जो मंत्री है किस राज्य ने नियुक्त किया है। तो अभिभावक मंत्री अभी हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा असम राज्य में शुरू की गई है अभिभावक मंत्री स्कीम। इसके अंदर क्या होगा, 8 मंत्रियों को तो 3 जिले दिए गए हैं और 5 मंत्रियों को 2 जिले दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पिछले करंट अफेयर्स में मैंने सब कुछ पढ़ाया गया है। असम के CM है हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनके द्वारा उनके 34 जिलों में, कितने जिलों में? 34 जिलों में स्कीम शुरू की गई है अभिभावक मंत्री। और जिले के माता पिता के रूप में बनकर मंत्रियों को जिले का विकास करना है, जिम्मेदारी लेकर विकास करना है। इसमें ये होने वाला है। तो ये अभिभावक मंत्री कौन बना है, कहाँ पर नियुक्त किए गए? असम में नियुक्त किए गए। आगे चलते और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा, अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात UAE के लिए
गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले बॉलीवुड स्टार कौन बन गए? तो गोल्डन वीजा किन्हें प्राप्त हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। पहला ऑप्शन है संजय दत्त, दूसरा अमिताभ बच्चन, तीसरा आमिर खान और चौथा है शाहरुख खान। चारों ऑप्शन आपके सामने है। गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड स्टार कौन से हैं? और ये कहाँ की बात हुई है? संयुक्त अरब अमीरात, जिसका होप मंगल मिशन है। IPL जो 13वां सीजन था वो हुआ था, इसका स्पॉन्सर कौन था? तो ड्रीम 11 था। ये सारी चीज़ें आपको UAE के अंदर याद रखनी है। और इसका होप मंगल मिशन था, किसका? UAE का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले मुन्ना भाई बन गए हैं। और मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त जो कि 10 सालों के लिए ये दिया जाता है गोल्डन वीज़ा, 10 सालों के लिए ये गोल्डन वीज़ा दिया जाता है। और संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा दिया गया है कहाँ का? संयुक्त अरब अमीरात का। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया है। और ये कर्नल पंजाब सिंह कौन थे? इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप आंसर कर दो। एक स्वतंत्रता सेनानी थे, 1971 के युद्धवीर थे, लेखक थे या गायक थे? जल्दी से साथियों कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाइए और वीकली करंट अफेयर्स का मजा लेते जाइए। आनंद आ रहा होगा आपको पढ़ने में। अगर आपने मेरे साथ पूरे सप्ताह करंट अफेयर्स की क्लास ली है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली इन क्वेश्चंस का जवाब देने में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1971 के युद्धवीर थे। 1971 के ये कहते हैं युद्धवीर थे। कौन थे युद्धवीर? कर्नल पंजाब सिंह, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन व्यक्तियों को पढ़ने की आदत है वे अपने जीवन में कभी भी अकेले नहीं हो सकते। पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा किताबों के साथ जुड़ा रहता है, तो पढ़ने वाला आदमी कभी भी अकेला नहीं रह सकता। अभी हाल में विश्व भूख दिवस विश्व स्तर पर हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो अभी हाल में विश्व भूख दिवस मनाया गया है। और विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। 28 मई, 27 मई, 25 मई या 29 मई विश्व भूख दिवस कब मनाया गया था? और इसकी थीम क्या थी ये भी आपको बताना है। तो इसका थीम थी दोस्तों एक्सेस एंड हंगर, मतलब भूखमरी को ख़त्म करना। भूखमरी को ख़त्म करना इसकी थीम थी। और ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 28 मई को। कब मनाया गया था दोस्तों? 28 मई को इसको मनाया गया था। किसको? विश्व भूखमरी दिवस को। और इसका उद्देश्य ये था कि विश्व में भूखमरी को कैसे ख़त्म किया जाए, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। आगे चलकर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक कब होंगे दोस्तों? तो ये होंगे जुलाई में। कब होंगे? जुलाई 2021 में। और टोक्यो ओलंपिक के साथ साथ टोक्यो पैरा ओलंपिक भी होंगे। टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक जुलाई में, और जुलाई से अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। और टोक्यो आपको पता है जापान की राजधानी है ना। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बन गए? तो कुश्ती के लिए रेफरी चुने गए हैं भारत के, उनका नाम आपको बताना है। अशोक कुमार, वी कार्तिकेयन पांडियन, यशवर्धन सिन्हा या TS मूर्ति। 4 ऑप्शन है आपके सामने। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप दे दीजिए कि अभी हाल में टोक्यो ओलंपिक के लिए कुश्ती में रेफरी का काम कौन करने वाले हैं, जो कि भारत के पहले होंगे। तो इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? अशोक कुमार। और अशोक कुमार अभी हाल ही में चुने गए टोक्यो ओलंपिक के लिए रेफरी का काम करने के लिए, है ना। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो औरतें भी गजब की होती है, तो पूरे घंटे 7-8 घंटे बैठकर मोहल्ले की चुगली करती है और बाद में कहकर उड़ जाती है मरने दे हमें क्या मतलब है। तो आपने देखा होगा अपने मोहल्ले और पड़ोसियों को, ये सारी चीज़ें आपको चुगली आपकी करती है। देखो उनका बेटा नौकरी नहीं लगा, पढ़ता नहीं था, मस्ती करता था कोटा में जाकर। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7वें नंबर की। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापक संधि को अस्वीकार कर दिया? तो दोस्तों अभी हाल में यूरोपीय संघ के साथ किसने अपने अभी हाल में समझौता अस्वीकार किया है? UK ने, स्विट्जरलैंड ने,
स्लोवेनिया ने या बेलारूस ने। चारों देशों के बारे में मैंने डिटेल से आपके साथ चर्चा की हुई है। आपको पता है इस क्वेश्चन के बारे में मैंने डिटेल से बात की थी आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो यूरोपियन यूनियन है इसके साथ जो 120 समझौते कर रखे थे, 120 समझौते किसने कर रखे थे? स्विट्जरलैंड ने कर रखे थे, स्विट्जरलैंड ने कर रखे थे। और जिसके कारण ही वहाँ पे स्विट्जरलैंड में 14 लाख लोग क्या करने जाते थे? नौकरी करने जाते थे। क्यों करने जाते थे? क्योंकि स्विट्जरलैंड में क्या था, दुनिया भर के मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो यहाँ पर 14 लाख लोग जाते थे, यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य थे। तो अभी हाल में उसके साथ एक व्यापक संधि को अस्वीकार कर लिया। किसने कर लिया? स्विट्जरलैंड ने कर लिया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसकी डिटेल्स में आपको जानकारी लेनी है तो पुराने सेशंस में जाइए और पुराने सेशंस का आनंद उठाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश ने हाल ही में सार्क देश के साथ 200 मिलियन मुद्रा विनिमय को मंजूरी दे दी। तो अभी हाल में सार्क देश, सार्क का मुख्यालय आपको बताना है, साथ में सार्क में कितने सदस्य देश हैं इनको भी बताना है। तो अभी हाल में सार्क देश के साथ 200 मिलियन मुद्रा विनिमय मतलब करेंसी स्वैप का मामला सामने आया है। और करेंसी स्वैप मतलब एक तरह से लोन दिया गया है। तो बांग्लादेश ने किसको लोन दिया है ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करना है। भारत को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को या नेपाल को। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से देना है। तो दोस्तों अभी हाल में श्रीलंका को, किसको? श्रीलंका को। और श्रीलंका को किसने पैसे दिए हैं, लोन दिया है? तो 200 मिलियन डॉलर का अभी हाल में मुद्रा दी गई है। और बांग्लादेश ने किसको दिया है? श्रीलंका को दिया है। आपको बांग्लादेश की बताए कौन है? बांग्लादेश की है शेख हसीना जुल्फा वाली, जो वहाँ की पीएम है। ये बात आपको पता होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अभी हाल ही में 22 डिग्री सर्कुलर हेलो इफेक्ट देखा गया। क्या नाम है दोस्तों? हेलो इफेक्ट। और ये हेलो इफेक्ट जिसे कैलिडोस्कोप इम्पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, किस भारतीय शहर में ये दिखा दिया था? आपको पता है एलियंस वाली स्टोरी, जिसमें बोला है कि एलियंस आ गए, एलियंस का जहाज आ रहा है, पता है ना, मैंने आपको डिटेल से बताया था। तो अभी हाल में 22 डिग्री सर्कुलर हेलो इफेक्ट कहाँ देखा गया है? हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई या बेंगलुरु। तो ये कहाँ देखा गया है दोस्तों? चारों ऑप्शन का कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए। ये देखा गया है दोस्तों बेंगलुरु में। कहाँ देखा गया है? बेंगलुरु में ये देखा गया है 22 डिग्री हेलो इफेक्ट। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है कि बादलों के कारण सूर्य पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। वो दिन भी दूर नहीं जब दीवारों पर लिखा होगा कि 15 दिन में फेसबुक व्हाट्सएप छुड़वाए गारंटी के साथ, मिले हर बुधवार पुराने बस स्टैंड के पास। पता है आपको कैसे कैसे लोग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आने वाली है, क्योंकि बच्चों का जो नज़र है व्हाट्सएप फेसबुक के लिए वो कितना अट्रैक्टिव बन चुका है और पढ़ाई से कितना दूर जा रहे हैं बच्चे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, आप समझदार हो, कंपटीशन वाले बच्चे हो, आपको सारी चीज़ें समझ कर ही काम करना चाहिए, है ना। सबको किसको कितना टाइम देना है ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की बात करते तो अपन बात कर रहे थे डीबीटी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और रमेश पोखरियाल निशंक जो कि शिक्षा मंत्री है, इन्होंने डीबीटी की बात बोली है। और डीबीटी की बात किसके लिए बोली गई है? तो आपको पता है कि जो सरकारी विद्यालयों में 1 से 8वीं के बच्चों को दोपहर का खाना मिलता था, मध्याह्न का भोजन, जिसे मिड डे मील बोलते हैं, आपको पता है। तो इसके लिए इन्होंने डीबीटी की परियोजना को मंजूरी दे दी है। और ये दे दिया है किसने? रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? मध्याह्न भोजन योजना। इसमें क्या करेंगे कि डायरेक्ट उनके माता पिता अभिभावकों को या जन आधार जो खाता है उनका, उसमें क्या करेंगे? ये पैसा देंगे। क्योंकि बच्चों का कोरोना के कारण लगभग 1.5 से 2 साल तक स्कूल के रनिंग कंडीशन नहीं है, जिससे उनको मध्याह्न का भोजन उपलब्ध नहीं हो पाया है। ये सारी सुविधाएं कौन उपलब्ध कराएगा? रमेश पोखरियाल निशंक जी उपलब्ध कराएंगे। जिनको अभी हाल ही में कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दो कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इनको मिला है एक तो कनाडा साहित्य का सम्मान पुरस्कार, कनाडा साहित्य सम्मान पुरस्कार इनको मिला है। साथ में इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किनको मिला है? ये मिला है किनको? रमेश पोखरियाल निशंक को, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री है और ये मानव संसाधन मंत्री थे, जो बाद में कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, भारत की नई शिक्षा नीति लाई गई। पिछली बार 1986 में चेंज हुई थी और अभी हाल ही में 2020 में ये चेंज हुई है, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। इसके कारण ये अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री का पद इनको मिला हुआ है। आगे चलते और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। 29 मई 2021 को किस मंत्रालय के तहत युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई है? तो किस मंत्रालय के तहत युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई है? विदेशी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि शिक्षा मंत्रालय के किसके तहत? तो ये आंसर है इसका, शिक्षा मंत्रालय के तहत युवा प्रधानमंत्री की योजना की शुरुआत की गई है। युवा की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में साफ दो, किसके तहत क्या होगा? तो दोस्तों इसके तहत क्या होगा कि जो 30 साल के कम उम्र के जो लेखक है, राइटर है, उनको एक अच्छा मौका दिया जाएगा और उन लेखकों को बोला जाएगा कि तुम अच्छा लेख लिखो। उसके बाद में उनको क्या करेंगे, अच्छे से नाम उनका फॉर्म भरवाए जाएंगे और उनको एक प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिसके बाद में उनको एक अच्छे लेवल का पद मिल सकता है, क्योंकि इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा लेखकों को कि लेखन प्रक्रिया में क्या करें, सुधार हो जाएगा। लेखन प्रक्रिया में सुधार होगा तो लेखकों को इस प्रोत्साहन देने के चक्कर में युवा प्रधानमंत्री योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय ने यह शुरुआत की गई है। युवा, जिसका फुल फॉर्म है यंग एंड अपकमिंग वर्साटाइल एडवांस। ये सारी चीज़ें इसकी स्कीम के तहत की गई है। आगे चलते हैं बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। टीचर ने परीक्षा में 4 पेज का निबंध लिखने को दिया। आप जैसे बच्चे नहीं होंगे, उम्मीद करता हूँ आप नहीं होंगे, लेकिन ये बात कर रहे हैं किसी एक प्यारे से स्टूडेंट की, जो हमारा स्टूडेंट होगा क्लास में, जो 2 मिनट के लिए पढ़ने आता है, भग जाता है। उन स्टूडेंट्स के लिए ये मैं बात बोलना चाहता हूँ कि टीचर ने इस परीक्षा में 4 पेज का निबंध लिखने को दिया और बोला विषय था उनका आलस्य क्या है। एक स्टूडेंट ने 3 पेज खाली छोड़कर चौथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कि गुरुजी यही इंतजार था, ये इंतजार आपका ख़त्म हुआ, आपको मेरी तरफ से इस क्वेश्चन का प्रॉपर जवाब मिल चुका है। और इसी को आलस्य बोलते हैं कि 3 पेज छोड़कर चौथे पेज में लिख दो, यही आलस्य है। बैठे रहो शांति से, नो टेंशन होकर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में किस राज्य के वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम पशु गणना के आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में राज्य में काले हिरण, कौन से हिरण दोस्तों? काले हिरण, ब्लैक बक, काले हिरण की आबादी को दुगनी नोट की गई है। गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या उड़ीसा में? 4 ऑप्शन है, आपको जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना है कि 6 वर्षों में जो पशु गणना हुई है उसमें काले हिरण जो ब्लैक बक है इनकी संख्या दुगनी, ब्लैक बक है जो इनकी संख्या दुगनी पाई गई है। तो ये कहाँ पाई गई है दोस्तों? उड़ीसा में पाई गई है। कहाँ पाई गई है? उड़ीसा में पाई गई है। और उड़ीसा में पाई गई है तो आपको इतना सा बताना है कि जो ब्लैक बक है ये नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। तो ये काले हिरणों की 6 साल में दुगनी आबादी हो गई, कहाँ पर? उड़ीसा में। इसका आंसर हो गया उड़ीसा में। और जो ब्लैक बक नेशनल पार्क है यह है दोस्तों कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। विजय भाई रूपाणी की सरकार है गुजरात में, ये यहाँ पर है। और उड़ीसा में किसकी सरकार है ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ उड़ीसा में किसकी सरकार है, बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें नंबर का। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये बताओ ये इसका अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? सामंत कुमार गोयल को, कुलदीप सिंह को, सुबोध कुमार जायसवाल को और अरविंद कुमार को। 4 ऑप्शन का निपटारा आपको करना है। चालान किसी का नहीं कटना चाहिए, दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ एक बार सेशन को ज़बरदस्त
शेयर करते जाओ और पढ़ते जाओ और मौज करते जाओ, पढ़ते जाओ और मौज करते जाओ। आगे चलते हैं, इसमें बताओ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों कुलदीप सिंह को। किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों कुलदीप सिंह जी को। और कुलदीप सिंह जी को ये अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, जिसमें कि किसके खिलाफ है ये आतंकवाद के खिलाफ बनाई गई थी। जो मुंबई हमला हुआ था ना 26/11 का 2008 में, उसके बाद में ये सारी चीज़ें लॉन्च की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और जो सामंत कुमार गोयल है, कौन है दोस्तों? सामंत कुमार गोयल, इनको CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, सामंत कुमार गोयल को एक सेकेंड इनको नहीं, सुबोध कुमार जायसवाल को CBI का और सामंत कुमार गोयल को किसका नियुक्त किया गया है? सामंत कुमार गोयल को किसका नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताओ। तो ये किया गया है दोस्तों रोका। किसका? रोका ये निदेशक है साहब, क्या नाम है? सुबोध कुमार जायसवाल CBI के हैं और अरविंद कुमार IB के हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के। ये तीनों चारों आपको ध्यान रखना है। सामंत कुमार गोयल रोके, कुलदीप सिंह NIA के, सुबोध कुमार जायसवाल CBI के और अरविंद कुमार IB के। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी हाल ही में बशर अल असद के बारे में अपन ने डिटेल से बात की थी। बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? इराक के, सीरिया के, जॉर्डन के या लेबनान के? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और बताना है कि बशर अल असद लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बन गए किस देश के। इनके पहले इनके पिताजी का राज चलता था, अब बेटा जी का राज चल रहा है। बेटा इनको मौज कर दी, बड़े अच्छे से राज चल रहे हैं दोस्त दुनिया में। बस किसी ना किसी को बस इतना सा है कि मुझे शासन करना है, मुझे सत्ता में आना है। तो बस भैया बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं? सीरिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं चौथी बार। सीरिया के ये राष्ट्रपति बन चुके हैं कितनी बार? चौथी बार लगातार ये राष्ट्रपति बन चुके हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में निर्वाचित तिब्बत सरकार के राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? तो तिब्बत सरकार के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब देना है। ऑप्शन है आपके पास पेपा शेरिंग, डोल्वा ग्यारी, लुकरजाम अशोक या लोंगसंग सांगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों कि तिब्बत के सरकार ने राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया है। तो तिब्बत सरकार के जो राष्ट्रपति बने दोस्तों वो कौन बने? वो बने पेम्पा शेरिंग। कौन बने? पेम्पा शेरिंग। और पेम्पा शेरिंग आपको इनके बारे में मैंने बताया था कि जो तिब्बत सरकार है ये कहाँ पर चलती है? तो ये चलती है भारत के हिमाचल प्रदेश में, जहाँ धर्मशाला है। और धर्मशाला में मैग्लोलोल्ड जो गंज जो है वहाँ जो संसद है उसमें ये चलती है संसद, जिसमें पेम्पा शेरिंग जो राष्ट्रपति बने हैं। दलाई लामा वहाँ के धर्म गुरु है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में समझाई थी, इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना था और मिल गया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, अभी हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 वायरस में एक प्रमुख प्रोटीन की संरचना का खुलासा किया है? तो आपको पता है जो प्रमुख प्रोटीन होता है वायरस में, क्या होता है? एक प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन को अलग कर लिया गया है। और किसके द्वारा अलग किया गया है? तो ये अलग किया गया है दोस्तों IIT मंडी के द्वारा, IIT मंडी के द्वारा ये अलग किया गया है। किसको अलग किया गया है? प्रोटीन को। प्रोटीन का नाम क्या है? तो प्रोटीन का नाम है NSP1 प्रोटीन का नाम है, जिसने IIT के शोधकर्ताओं के द्वारा वायरस से प्रोटीन को अलग कर लिया गया है और जांच लिया गया है। आगे चलते हैं, जल्दी से जल्दी आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आपके आंसर करते जाने हैं और जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन जल्दी से जल्दी खत्म हो, तो आपको जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करनी है। कल दोस्त दारू पी के घर का ताला खोल रहा था, स्माइल प्लीज़, है ना। कल दोस्त दारू पी के घर का ताला खोल रहा था, नहीं खोला तो मैंने कहा कि मैं खोल दूं, तो कहने लगा कि तू एक काम कर, मैं खोल दूंगा, तू इस घर को पकड़ करके संभाल के रख, मैं ये बहुत ज़्यादा हिलने की कोशिश कर रहा है। ये भैया दारू वाले भी बड़े गजब की चीज़ होते हैं, इनको कुछ पता तो रहता नहीं है, सामने वाले को बोल के तूने पी रखा है, मैंने नहीं पी रखा ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में सांग इन हंग, कौन भैया? सांग इन
हंग। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। सांग इन हंग ने केवल 26 घंटों में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की है। और ये किस देश की निवासी है? तो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली तेज रफ्तार में, माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली तेज रफ्तार में कौन बन गई है? सांग इन हंग, जिन्होंने मात्र 26 घंटे मतलब 26 आवर में ये स्टार्ट किया था नुकला से। नुकला नेपाल में है दोस्तों, है ना। नुकला नेपाल से चढ़ाई स्टार्ट होती है और इन चढ़ाई स्टार्ट होती है तो इन्होंने 25 घंटा 25 आवर 50 मिनट में ये चढ़ाई कंप्लीट कर ली है। तो ये किस देश की निवासी है? चीन, नेपाल, हांगकांग या भूटान। 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि सांग इन हंग किस देश की निवासी है। तो दोस्तों ये है हांगकांग की। कहाँ की निवासी है? हांगकांग के। आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब जल्दी से देने की कोशिश करें कि क्या नाम है जो 25वीं बार चढ़ने की जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर है? माउंट एवरेस्ट में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता बोला जाता है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। 8,848.86 मीटर, 86 मीटर ये है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। धोखेबाज ने इसमें सीमा लगाने की बात की है नेपाल से। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किस देश में हुए नरसंहार के लिए क्षमा मांगी है? 4 ऑप्शन है, रवांडा, मोरक्को, सीरिया या तंजानिया। मैंने आपको 2 नरसंहार पढ़ाए हुए हैं जो कि विश्व लेवल में, वर्ल्ड लेवल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उनके बारे में मैंने आपके साथ बिल्कुल डिटेल से एक तरह से रियल एनालिसिस किया था, एक तरह से पूरा मैप के साथ बताया था। अफ्रीका की ये देश है, आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, 4 ऑप्शन आपके सामने है कि इमानुएल जो फ्रांस के राष्ट्रपति है वो यात्रा पे गए हुए थे और उन्होंने जो नरसंहार हुआ था उसके लिए माफ़ी मांगी है। तो ये नरसंहार कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों रवांडा में। कहाँ पर हुआ था? रवांडा में। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1994 में। किन किन के बीच में हुआ था? हुतो और तुत्सी जनजातियों के बीच में हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताई हुई है। आगे चलकर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, किस यूरोपीय देश ने नामीबिया में औपनिवेशिक युग के कत्लेआम को नरसंहार के रूप में मान्यता दी है? तो मान्यता किसने दी है दोस्तों? कि नामीबिया जो देश था अफ्रीका का, उसमें भी क्या हुआ था कि वहाँ का जो कालाहारी और नामीबी डेजर्ट है, नामीबिया जो देश है वहाँ पर कालाहारी और क्या है दोस्तों? नामीबी डेजर्ट है। नामीबी डेजर्ट मतलब रेगिस्तान है। और इस रेगिस्तान पे हुए जो कत्लेआम नरसंहार था उसके रूप में मान्यता किस देश ने दी है? इटली, फ्रांस, जर्मनी या ब्रिटेन। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर देते जाओ। अगर जिस विद्यार्थी ने मेरे द्वारा क्लास ली गई है पिछले 2 या 3 दिन में तो उनको सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलते जाएंगे। तो ये किया है दोस्तों जर्मनी ने बोला है कि हम नामीबिया देश को 1 अरब यूरो देने की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 108 साल पहले 1904 से 1908 के बीच की घटना है। तो ये आप ध्यान रखना, नामीबिया में ये कत्लेआम सरेआम हुआ था। जो आपको पता होगा ज्योटिक जो वहाँ के लोथर साहब थे वहाँ के जनरल, उन्होंने ये नरसंहार ही कराया था, वहाँ के लोगों को मरवाया था, जिसमें 80,000 लोग मारे गए थे। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में 100 दिन का जो लफड़ा हुआ था, संघर्ष हुआ था रवांडा का दोनों जनजातियों के बीच में, तो 100 दिनों में 8 लाख लोग मारे गए थे नामीबिया इसमें रवांडा में। जबकि नामीबिया में कितने मारे गए थे? 80,000 लोग मारे गए थे। ये जर्मनी ने इस बात को मान्यता दी है। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की 20वां नंबर का। हाल ही में पीएम ने किस फंड के तहत कोविड से माता पिता को खोने के लिए बच्चों के लिए 10 लाख का फंड, मुफ्त शिक्षा और अन्य लाभों की घोषणा की है? भाई साहब, ये भारत सरकार भी बहुत तगड़ी चीज़ हो गई है ना। भारत सरकार के राज्य सरकारों द्वारा भी कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को भी अच्छी सुविधाएं प्रदान की गई है। साथ में अभी हाल ही में मोदी जी के द्वारा बोला गया है कि बच्चे जो अनाथ हुए हैं उनके लिए भी ये सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें कि मुफ्त शिक्षा, 10 लाख रुपए का फंड और साथ के साथ एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिट है वो सारे उपलब्ध कराए जाएंगे।
तो ये किसके लिए, किसके अंतर्गत कराया जाएगा? कोविड आत्मनिर्भर फंड, पीएम केयर फंड, निर्भया फंड या उपरोक्त सभी। जय माता दी वाला ऑप्शन लगाना है या ऊपर ऑप्शन देखने हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए कि मोदी जी ने किस फंड के तहत ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। तो ये उपलब्ध कराएगी दोस्तों पीएम केयर फंड्स, पीएम केयर्स फंड, इसके तहत ये सारी सुविधा अनाथ बच्चों को उपलब्ध कराएगी भारत सरकार। आपको पता है 577 बच्चे इन्होंने ढूंढे हैं पूरे भारत में, जबकि 470 बच्चे तो राजस्थान में मिल गए दैनिक भास्कर के द्वारा। ये सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल्स में बताई हुई है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्तों एक बार ज़बरदस्त शेयर कर दीजिए। बच्चों से बोलो कि भैया भगो मत, बने रहो, सेशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। नाश्ता पानी भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नाश्ता पानी नहीं मिले। अरे यार तुम विकास सर की क्लास में आए हो, बैठे हो, तो आपको बिल्कुल ऐसे खाना तो खाया होगा, लेकिन आपको खाना खाने के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं उन सबको नाश्ता मिलेगा, और नाश्ते के थोड़ी देर बाद आपको जूस वगैरह भी मिलने वाला है। तो क्लास में बने रहें और उम्मीद करते रहे, इंतजार करते रहे अपने अपने नाश्ता की। जैसे ही आए प्लेट में लेकर खाने लग जाना और पढ़ते रहना, लेकिन जाना मत, ठीक है? पानी की बोतल साथ में रख लेना, पानी भी पीते रहना, ऐसा नहीं है। कौन सा संगठन यूरोप में स्टीड पास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कर रहा है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास है एक तरह से, जिसका नाम है स्टीड पास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स। ये सैन्य अभ्यास का नाम है, और ये सैन्य अभ्यास किसके द्वारा किया जा रहा है? नाटो, G7, OIC या G20। नाटो, G7, OIC और G20। तो ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है जिसका नाम है स्टेट पास्ट डिफेंडर 21 गेम्स। ये किया जा रहा है दोस्तों नाटो के द्वारा। किसके द्वारा? नाटो के द्वारा। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? तो ये अभ्यास इसलिए किया जा रहा है दोस्तों रशिया पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि रशिया क्या कर रहा था? यूक्रेन में जबरन कब्जा करना चाहता था। इस कारण रशिया पर ये क्या करेंगे? नाटो जो देश है वो क्या करेंगे? सैन्य अभ्यास करके ब्लैक सी में और उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाटो। आगे चलकर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले देख लीजिए, मैं उन 4 लोगों को एक बार मुद्दत से ढूंढ रहा हूँ। अब किन 4 लोगों को ढूंढ रहा है भैया तू? जिनको मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट है कि घर वाले हमेशा बोलते हैं कि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, 4 लोग मिलेंगे तो वो क्या कहेंगे। अगर आप कोई भी काम करने जाते हो रिस्की वाला, तो वो 4 लोग आपको आते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं कि इसको जाने मत दो। मतलब कोई भी आप अच्छा नया काम करना चाहते हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, कोई सी भी जो आपकी अच्छी एक्टिविटी है, गलत एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो उसको क्या करेंगे? आपके आस पड़ोस वाले, आपके कोई रिश्तेदारी मान लो, आपके दोस्ती मान लो, वो क्या करेंगे? आपकी रुकावट का जरिया बन जाएंगे। वो क्या बोलेंगे? रुकने की बोलेंगे कि भैया मत कर इसमें यार, मैंने कर लिया, हमें कुछ नहीं मिला, तुझे क्या मिलेगा? अरे तुम लोगों ने बिल्कुल दिल से दिमाग से नहीं किया होगा, मेहनत से नहीं किया होगा, जुनून से नहीं किया होगा। लेकिन अगर आप किसी काम को कर रहे हो दोस्तों, तो उसको मेहनत के साथ ही करना, वरना मत करना। अगर पढ़ाई करने का जुनून है तो पढ़ाई भी जुनून के साथ ही करो। आपका सपना है नौकरी लगना है तो नौकरी लगने के लिए मेहनत करो। ऐसा नहीं कि माता पिता को दिखाने या भाई बहन को दिखाने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करनी है तो टारगेट तक पहुंचने के लिए करनी है, नहीं करनी तो पढ़ाई को छोड़ो और जो भी काम आपने सोच रखा है उसके लिए तैयार होकर उसके लिए निकल जाओ। पढ़ाई अगर बस की नहीं है तो, और बस की है तो डट कर मुकाबला करो। पढ़ाई का हर किसी की बात नहीं होती पढ़ाई करना, पढ़ाई एक जुनून सा होते है। और पढ़ाई में जिसने भी पढ़ाई कर ली और जिसने पढ़ाई कर अपने लक्ष्य को टारगेट कर लिया, और आपने देखा होगा कितनी हस्तियों को कि कितना नाम चलता है पढ़ाई के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। आप कंपटीशन वाले बच्चे हो, आपको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी आप देख लीजिए आपके हिसाब से हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या समझना चाहते हो। कोविड के लिए भारत सरकार का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच, पहला शहर व्यापी पर्यावरण जो निगरानी मंच है वो किस शहर में लॉन्च किया गया है? भोपाल, पुणे, बेंगलुरु या चेन्नई। 4 आपके पास ऑप्शन है,
तो अभी हाल में शहरव्यापी पर्यावरण के लिए निगरानी मंच स्टार्ट किया गया है। और ये कहाँ किया गया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दो। ये किया गया है दोस्तों कहाँ पर, बेंगलुरु में। कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, बेंगलुरु में, जो भारत का पहला शहरव्यापी पर्यावरण निगरानी मंच होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का हाल ही में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, IBAF, IBSF, IBDF या फिर IBMF। ये 4 ऑप्शन है आपके पास में कि जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है उसका नाम क्या कर दिया है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, IBDF, IBAF, IBSF, IBDF या IBMF। तो दोस्तों इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा IBDF, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट फाउंडेशन। क्या कर दिया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग, इस पर लगा दिया डेवलपमेंट और डेवलपमेंट फाउंडेशन, ये कर दिया है, IBF का नाम चेंज कर दिया है। इसमें जो भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, MX प्लेयर, जिनमें भी ये कार्यक्रम आते हैं, इनकी जांच होगी और जांच के बाद ही इनको प्रसारित किया जाएगा। तो IBDF इसका नया नाम हो गया IBF का, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग, कौन है, नाम है दोस्तों सजग, गश्ती पोत सजग का कमीशन किया गया है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मर्जगांव कुडाक लिमिटेड, मेसन एंड लार्सन एंड टर्बो मेसन लिमिटेड या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। जल्दी से चारों का ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि सजग को कहां से कमीशन किया गया है। तो दोस्तों जो सजग है ये एक तरह का पेट्रोलिंग वेसल जहाज है। पेट्रोल वेसलिंग जहाज ये होता है कि ये क्या कर देंगे, भारत के तटीय क्षेत्र है, तटीय राज्य है, उन तटीय राज्यों में कोई आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं हो रही है या किसी प्रकार की कोई असुविधा लायक कोई काम तो नहीं हो रहे हैं, मछुआरों को कोई क्षति तो पहुंचा नहीं रहा है, कोई दूसरे देश के मछुआरे अपने देश के अंदर आ तो नहीं रहे, इस तरह की पेट्रोलिंग होती है, मतलब सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है भारत के तटीय क्षेत्रों में। तो इसके लिए अभी हाल में सजग जो जहाज है इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से अभी हाल में कमीशनड किया गया है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। यह सारी चीज़ें सजग है। और अभी हाल में भारत सरकार के द्वारा जो कोलंबो फोर्ट है श्रीलंका का, यहाँ पर जो सिंगापुर का जहाज था उसमें आग लग गई थी, तो वहाँ पे भारत के द्वारा 2 पेट्रोलिंग जो जहाज है जिसका नाम है, एक तो वैभव था और एक कौन सा था, इसका आंसर आपको देना है। ये दोनों कहाँ चले गए थे, कोलंबो पोर्ट में चले गए थे उसकी आग बुझाने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए। तो ये आंसर हो गया इसका गोवा शिपयार्ड। आगे चलते बात करते हैं क्वेश्चन की। बीते दिनों चर्चा में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में करना है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। भितरकनिका जो है वो भितरकनिका किस क्यों प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों मैंग्रोव वन और काल जो पानी के मगरमच्छ यहाँ पर पाए जाते हैं, पानी के मगरमच्छ यहाँ पाए जाते हैं। और अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो यस तूफान आया था बंगाल की खाड़ी से, जो यस तूफान आया था इस कारण उड़ीसा के तटों से ये टकराया और उड़ीसा के तटों से टकराकर इसने क्या कर दिया, उड़ीसा के मैंग्रोव वन को और इन मगरमच्छों को क्या पहुंचाए, क्षति पहुंचाए। इस कारण भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा का वो चर्चा का विषय बना हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो अभी हाल में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो स्थित है उड़ीसा में। क्यों चर्चा का विषय रहा, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अरे ठहरे यार, मिलेगा नाश्ता पानी मिलेगा, बिल्कुल आंसर देते जाइए, पढ़ते जाइए, मिलेगा दोस्तों मिलेगा। अभी रुको, मंगाते हैं आपके लिए, मंगाते हैं। आगे चलकर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिवर्ष विश्व
दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई, 31 मई, 1 जून या 5 जून? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई, 31 मई, 1 जून या 5 जून? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दो। तो अभी हाल में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। आपको पता है भारत के वर्गीज कुरियन जो है, वर्गीज कुरियन जो है, इनको श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। किनका? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो फ्लड ऑपरेशन, फ्लड ऑपरेशन इसका नाम है, ऑपरेशन इनका नाम है श्वेत क्रांति का। और ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। और विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है दोस्तों 1 जून को। कब मनाया गया है? 1 जून को मनाया गया है। 5 जून को क्या मनाते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो 5 जून को क्या मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले देखिए, सब आ जाइए, शांति से बैठ जाइए, हल्ला मत कीजिए, लाइन में लग जाइए और लाइन में लगकर अपना अपना हिस्से का समोसा प्लेट में लिख लीजिए। मम्मी पापा को भी बोल दीजिए कि आइए, विकास सर के द्वारा समोसे मंगाए गए हैं नाश्ता पानी के लिए, उनकी क्लास चल रही है, तो कैसे आपको लेना है उठा लीजिए। और ये आपको इनको पैसे नहीं देना, मैं दे दूंगा, टेंशन मत लो। आप सब अपने अपने हिस्से का या तो ये ले लो आप, या फिर ये ले लो, या फिर ये ले लो, कोई सा भी ले लो। किसी में से एक एक उठाना है, डबल नहीं उठाना, भीड़ नहीं लगानी, निकलना है, उठा के निकल जाओ जल्दी से और पानी पीकर वापस क्लास में बैठ जाओ। जाना मत, हिलना मत, यही नाश्ता मिलेगा, यही जूस मिलेगा, पानी भी यही मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। उठा लिया होगा सबने, उठा लिया दोस्तों। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती हो। अपने रास्ते को चुने, क्योंकि आपको बेहतर कोई भी नहीं जानता, आप अपने आप को जानते हो। सही समय कभी नहीं आता, बस सही समय को सही बनाना पड़ता है। उठा लिया होगा, नाश्ता कर लिया है, तो हम चलते हैं आगे और पकड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु योजना, दोस्तों मुख्यमंत्री शिशु योजना, और शिशु योजना किसने शुरू की है, इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दो। तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना मणिपुर, असम, मिजोरम या मेघालय, 4 राज्य आपके सामने हैं। पूर्वोत्तर भारत के ये राज्य हैं, 7 सिस्टर्स में कहलाते हैं। तो इनका नाम बताएं कि मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है साथियों? तो ये लॉन्च की गई है अभी हाल ही में असम के द्वारा। किनके द्वारा? असम के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है, जो जिसका नाम है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। इसमें भी क्या होगा, जो कि अनाथ हुए बच्चों को क्या करेंगे, एक तरह से पैसा की राशि दी जाएगी, 3500 रुपये पर मंथ। कितना दिया जाएगा? 3500 रुपये पर मंथ इसमें राशि दी जाएगी मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना के तहत। आगे चलते और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीते दिनों चर्चा में रही लेटे हुए बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो लेटे हुए बुद्ध जी की प्रतिमा अभी हाल ही में स्थापित की जा रही है। कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है बोध गया, लुम्बिनी, सांची या कुशीनगर। बोध गया, लुम्बिनी, सांची या कुशीनगर। तो अभी हाल ही में बौद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा मनाई गई थी 26 मई को, और 26 मई को ही चंद्र ग्रहण और सुपर मून की जो कंडीशन हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। तो अभी हाल ही में वैशाख पूर्णिमा मनाई गई है, जो महात्मा बुद्ध जी के बारे में जानकारी देती है, उनके जन्म, उनके मोक्ष और उनके द्वारा जो प्राप्त हुआ ज्ञान है उन सब के बारे में ये याद दिलाती है वैशाख पूर्णिमा। और अभी हाल में बुद्ध जी की लेटी हुई जो प्रतिमा है वो स्थापित की जा रही है दोस्तों बोध गया। कहाँ पर स्थापित की जा रही है? बोध गया में स्थापित की जा रही है लेटे हुए बुद्ध जी की प्रतिमा। मुझे बता दीजिए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ होता, इनके माता का नाम क्या था और इनके बचपन का नाम क्या था, साथ के साथ इनके पिता का नाम क्या था। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, भैया एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए थे? तो एस जयशंकर कहाँ पर गए हुए थे दोस्तों? जापान, अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया ऊपर के सभी। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कल ही आपको क्लास में करवाया था, मॉर्निंग वाली क्लास में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि एस जयशंकर कहाँ गए हैं। तो ये जयशंकर गए हैं बेटा फाइजर को लेने। किसको लेने गए हैं बेटा? फाइजर को लेने गए हैं। फाइजर ने क्या बोला था कि हम तुम्हारे देश की नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हमारे वैक्सीन के कारण कुछ गलत हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, तुम्हारी होगी। तो इन्होंने बोला बेटा हम ही आ रहे हैं आपके देश में आपको लेने, आप चलिए, भारत के बच्चों को वैक्सीन की ज़रूरत है और वैक्सीन लगाएंगे। क्योंकि भारत के बच्चों के साथ क्या हुआ, सीबीएसई और आरबीएसई और सभी स्टेट बोर्ड ने परीक्षा कैंसिल कर दी है 10th और 12th बोर्ड की। आपको अच्छे से पता होगा कि कितना अच्छा भारत सरकार ने भारतीय बच्चों के लिए किया है, किस लिए कि भारत के बच्चे तनाव में ना रहे, और तनाव में आकर एग्जाम देंगे तो बच्चों का परसेंटेज डाउन होगा, इस कारण उनका पेपर ही कैंसिल कर दिया। और भाई साहब हमारे ज़माने में क्या होता था कि वो वाली कहानी होती थी ना कि बारिश पूरी रात चलती थी और क्या होता था जैसे स्कूल खुलने का टाइम होता था बारिश रुक जाती थी। मतलब हमारे साथ तो इतनी दिक्कतें हुई है जो पूछो मत हो, और यहाँ बच्चों ने मौज कर दी। मतलब भारत सरकार भी मौज करने वाली कंडीशन ले रही है। एक तरह से दुनिया का अच्छा माहौल बना हुआ है लॉकडाउन में, बस आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। नाश्ता सबने कर ही लिया है। तो अभी हाल ही में एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए? अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं। और किस लिए गए? तो फाइजर वैक्सीन तथा अन्य मुद्दों पर ये बातचीत करने गए हैं। और फाइजर वैक्सीन की लगभग 5 करोड़ खुराक भारत में आएगी, जो कि अपने बच्चों को भी लगवाई जाएगी। तीसरी लहर को देखते हुए ये फाइजर वैक्सीन मंगाई जा रही है। हाल ही में दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 केजी में किसने स्वर्ण पदक जीता? 75 केजी में अभी हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो उनका नाम है पूजा रानी बोरा, मैरी कॉम, लाला बुसाई या करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर या पूजा रानी बोरा या मैरी कॉम, ये 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अभी हाल में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 कैटेगरीज में किसने जीता है। तो ये है दोस्तों इसका आंसर पूजा रानी बोरा। पूजा रानी बोरा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। पूजा रानी बोरा ने स्वर्ण पदक जीता है। और साथ ही साथ में जो सिल्वर कैटेगरी की बात करेंगे तो सिल्वर पदक जीता है मैरी कॉम ने। किन्होंने जीता है? मैरी कॉम ने सिल्वर पदक जीता है, इन्होंने गोल्ड पदक जीता है। ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं, तथ्यात्मक क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं नज़रों को बदलो तो नज़रें बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो एक सेकंड नज़रों को बदलो तो नज़रें बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, और कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो ये बात बोली गई है हमारे प्यारे से शायर के द्वारा, जो कि RCM सर हैं, जो किंग है हमारे रीजनिंग के, उनके द्वारा ये शायरियाँ ली जाती है। उनका कहना है कि अपने नज़रों को बदलने का अंदाज़ लाइए, नज़रों को बदलेंगे तो नज़रिए बदलते जाएंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने चालान काट दिया है। और चालान किस बैंक का काटा है ये आपको जवाब देना है। और चालान कटा है भैया 10 करोड़ रुपए का। कितने का कटा है? 10 करोड़ रुपए का चालान काट दिया इन्होंने, छुट्टी कर दी RBI ने। किसकी छुट्टी कर दी? HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक या एक्सिस बैंक। 4 बैंक आपके सामने है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिए। RBI के द्वारा स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना कब हुई? RBI का हेड क्वार्टर और RBI के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है RBI के? RBI का हेड क्वार्टर और स्थापना कब हुई है? ये मुख्य तथ्य हैं जो बार बार रट्टाफिकेशन में काम आते हैं। इनकी ज़रूरत इतनी नहीं होती, फिर भी बताना पड़ता है क्योंकि आप लोग समझते हो नहीं। इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, तभी हाल ही में 10 करोड़ रुपए का चालान काटा गया है HDFC बैंक का। किनका? HDFC बैंक का। शशिधर जगदीशन इनके CEO है। शशिधर जगदीशन इनके CEO है। और इसकी जो हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो वो कहाँ है? मुंबई में है। और RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना, हेड क्वार्टर मुंबई में है, गवर्नर शक्तिकांत
दास है, शक्तिकांत दास है। भैया दिल्ली आरबीआई की बात करते हैं। अभी हाल ही में 99,122 करोड़ रुपए भारत सरकार दिए हैं। साथ के साथ में विदेशी मुद्रा से 50,629 करोड़ रुपए ये राशि इनको मिली है। कहाँ से? विदेशी मुद्रा से ये राशि मिली है और इतनी राशि इनको भारत सरकार को दी है। ये हो गई आरबीआई की बात, जो कि अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूरस्थ गाँव में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दूरस्थ गांवों के लिए, जो गांव जो सड़क के किनारे नहीं बसे, दूर दराज में स्थित है, उनके लिए सौर पैनल की व्यवस्था की जाएगी। सौर आधारित विद्युत का कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। ये किसने किया है? गोवा, केरल, उड़ीसा या पंजाब? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो अभी हाल में किस राज्य का स्थापना दिवस निकला है? उस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ही वहाँ के मुख्यमंत्री, कौन है मुख्यमंत्री? तो ये बात हो रही है दोस्तों गोवा की। और गोवा ने अभी हाल में दूरस्थ गाँवों में ये सौर आधारित विद्युतीकरण परियोजना लॉन्च की है। तो जो, अरे यार, प्रमोद कुमार सावंत, एक सेकेंड, गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद कुमार सावंत। और प्रमोद कुमार सावंत के द्वारा ये सारी चीज़ें लॉन्च की गई है। प्रमोद कुमार सावंत, ये सारी चीज़ें लॉन्च की गई है। सौर पैनल स्टार्ट किया गया है। भैया हमारा तो पेन भी छूट गया है ना, एक सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें गोवा के दूरस्थ गाँवों के लिए लॉन्च की गई है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अभी हाल ही में 23 मई को किस राज्य ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 30 मई को स्थापना दिवस मनाया गया है। कब? 30 मई को। और 30 मई 1987 को क्या बना था दोस्तों? ये राज्य बना था। राज्य बना था कौन सा? 25वां। कौन सा राज्य बना था? 25वां। कौन सा राज्य बना था? 25वां। कौन बना था? तो गोवा बना था। कौन बना था दोस्तों? गोवा। और इसका स्टेटहुड दिवस मनाया गया है अभी हाल ही में 30 मई को। साथ के साथ में इसमें एक बात बता दूं, ऑपरेशन जो विजय है, ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। और आज़ाद कब कराया गया था? 19 दिसंबर को कराया गया था। इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और 19 दिसंबर 1961 या 67 की बात है, कन्फर्म थोड़ा नहीं है, थोड़ा सा इसका ध्यान दे लेना। ये तब तक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ था। और ये अभी हाल ही में 30 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। इसको 25वां राज्य बना दिया गया था भारत सरकार का। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का यह 25वां राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, नेशनल कैडेट कोर मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0, NCC के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और ये किसने लॉन्च किया है? इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। अजय कुमार, अजीत कुमार, अमित शाह या विपिन रावत? 4 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब देने की इसमें कोशिश करें। तो NCC का जो मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसका नाम है प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0, इसके पहले प्रशिक्षण ऐप 1 भी आ गया था, जिसमें क्या किया जाएगा कि जो कॉलेज स्कूल अभी हाल ही में बंद है दोस्तों, तो इसमें क्या किया जाएगा, जो NCC के दोस्त है, NCC के विद्यार्थी है, इन विद्यार्थियों के लिए ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। कि ये ऐप लॉन्च किसने किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है अजय कुमार ने। किसने लॉन्च किया है? अजय कुमार ने ये ऐप लॉन्च किया गया है NCC के कैडेट कोर के लिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब किसी पर हंसा है, जब जग किसी पर हंसा है, तब तक उसी ने इतिहास रचा है। तो आप लोग आज मेरे साथ बने हुए हो, इसलिए बने हुए हो कि आने वाला समय में आपको इतिहास रचना है। और इतिहास रचकर अपना नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने रिश्तेदारों का भी नाम रोशन करना है। जो आपको निकम्मे बोलते हैं उनको भी आपको बताना है। साथ में उन पड़ोसियों का भी कर देना जो आपको सोने नहीं देते, बार बार बोलते हैं कि तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, तू क्या करेगा। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है और आगे बढ़ते रहना है, मस्त रहना है, ठीक है। आप थक जाएंगे तो आपके लिए जूस मंगा लिया जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल उर्वरक किसने लॉन्च किया है? इफ्को ने,
फिक्की ने, ICMR ने या भारतीय कृषि संस्थान ने। तो अभी हाल ही में नैनो यूरिया जो भारतीय किसानों के लिए एक बड़ी राहत प्रदान करने वाला है, तो इफ्को द्वारा ये लॉन्च किया गया है। किनके द्वारा? इफ्को द्वारा ये लॉन्च किया गया है नैनो यूरिया तरल पदार्थ, जिसमें 500 ml की मात्रा 500 ml की मात्रा जो 240 रुपये की होगी। ये आपका जो यूरिया है 45 किलो खाद के बराबर होगी। 45 किलो खाद का जो काम करेगा वो 500 ml कर लेगा यदि नैनो यूरिया तरल पदार्थ बन जाता है। और नवंबर 2020 से इसको काम में लिया जा रहा है, इसके उत्पादन की बात की जा रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, गश्ती पोस्ट सजग किसने कमीशन किया है? देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो गश्ती पोस्ट सजग है, सजग की जो ऑफशोर तटों की रक्षा करता है, जो भारतीय तटों की रक्षा करता है, उसके लिए सजग पोस्ट जो सजग जहाज है ये लॉन्च किया है। और ये किसने लिए लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने, अजीत डोभाल जी ने, अमित शाह ने या बिपिन रावत ने। 4 ऑप्शन है कि भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोस्ट सजग को किसने कमीशन किया है? तो ये कमीशन किया है दोस्तों अजीत डोभाल जी ने। किन्होंने किया है? अजीत डोभाल जी ने इसको लॉन्च किया है, मतलब लॉन्च कर दिया है अजीत डोभाल जी ने। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने निम्नलिखित नौसेना ने निम्नलिखित में से किस पर उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH पर एक चिकित्सा ICU MICU स्थापित किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा एक हेलीकॉप्टर बनाया गया है, जिसका नाम आपको बताना है INS हंसा, INS वज्र, INS वैभव या INS विराट। तो INS वज्र और INS वैभव जो कोलंबा पोर्ट में गए थे, ये वाले जहाज है भारतीय नौसेना के द्वारा अभी हाल ही में INS हंसा तो कि गोवा शिपयार्ड पर रखा गया है, गोवा शिपयार्ड पर रखा गया है। इसको अभी हाल ही में एक ICU की तरह बनाया जाएगा। और ये ICU बनाने का जो बात करेंगे, ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। INS हंसा के तहत क्या होगा? एक ये एम्बुलेंस की तरह काम करेगा, जिसमें ऑक्सीजन और आपको ऑक्सीजन के साथ साथ जो भी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। तो ये नौसेना के द्वारा एक उन्नत हेलीकॉप्टर बनाया गया है। ठीक है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ये बनाया गया है ALH की फुल फॉर्म में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है? फ्रेंच ओपन 2021 से अपना वापस नाम ले लिया, इसका नाम बताना है आपको। नाओमी ओसाका है, फिल मिकेल्सन है, नोवाक जोकोविच है या क्रिस्टियानो है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है। तो ये नाम किसने लिया दोस्तों वापस? ये ले लिया नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका ने क्यों लिया? क्योंकि इनके घर पे खुद ही ओलंपिक हो रहे हैं। नाओमी ओसाका कहाँ की है? जापान की है। कहाँ की है? जापान की है। और जापान के में आप ये हाल ही में टोक्यो में ओलंपिक हुई है, इसी कारण इन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, करते हैं हम बात। जल्दी से आप कमेंट करते जाओ, पढ़ते जाओ, आंसर देते जाओ, रिवीजन करते जाओ। कितने गहरे पानी में आप हो, अपने आप को जांचते जाइए, परखते जाइए। सेशन में बने रहिए। और सभी साथी जो गायब होते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, इनको बोलो भैया ठहरो, सुनो, सर कुछ लेकर आए, बड़ी मेहनत के साथ समझने की कोशिश करें। ऐसे गायब होने से कुछ नहीं होने वाला, आगे पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा। मेहनत तो आज हमारे साथ नहीं करोगे तो कल किसी और के साथ करनी पड़ेगी। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी यदि आपका टारगेट नौकरी है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। अपने आप से इतना भरोसा रखो कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्ति की ओर जाना है। प्राप्ति की ओर जाने के लिए मुझे जितनी मेहनत की बाद में ज़रूरत पड़ेगी, उसी मेहनत को मुझे आज करना है। आज नहीं पढ़ोगे तो कल पढ़ना पड़ेगा, आज काम नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो। अरे एक निकम्मे की तरह ज़िंदगी जीनी है, एक कुछ नहीं करना, बिल्कुल निकम्मे की तरह ज़िंदगी जीना है तो फिर बैठे रहो घर पे। कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोलेगा। 2 टाइम की रोटी तो किसी को भी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, अपने ऊपर देख लेना है और विश्वास रखना है कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए।
ज़रूरी नहीं है कि मेरी क्लास में आकर अच्छा रिवीजन कर रहे हो, अच्छी नोट्स मिल रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको दूसरा टीचर भी ये क्वेश्चन लेकर आएगा, मेरे से अलग लेके नहीं आएगा दोस्तों। ये जो करंट अफेयर्स है ना, जो मैं आज लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन वो लेकर आएगा, बस थोड़ा सा माध्यम चेंज हो जाएगा, थोड़े से उसके विचार चेंज हो जाएंगे, या फिर जो भी बात होगी या ऊपर लेवल की फैकल्टी होगी जिससे आप उसके साथ उसके लाडले बने हुए हैं कुछ बच्चे, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन वही है, बस सारी चीज़ें नॉलेज हम भी अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं। समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने अंदर कितनी क्षमता के साथ उसको समझने की कोशिश कर रहा है। आगे चलकर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में जॉनसन वैक्सीन का निर्माण करने वाली कौन सी दवा कंपनी है? ये कौन सी दवा कंपनी है जो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का निर्माण करेगी? डॉक्टर रेड्डीज, बायोलॉजिकल ई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या सन फार्मा। 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। तो दोस्तों बायोलॉजिकल ई के द्वारा जॉनसन ई वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। किनका? बायोलॉजिकल ई के द्वारा जॉनसन एंड बायोलॉजिकल ई के द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। आगे चलते बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, होम आइसोलेटेड मरीजों की मदद के लिए किस राज्य के सीएम ने होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो अभी हाल में किस राज्य के सीएम ने, 2-4 दिन पहले की ये बात है, सीएम ने होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? मणिपुर, केरल, उड़ीसा या पंजाब। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाओ साथियों, और आंसर बताते जाओ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। मणिपुर के सीएम का नाम आपको जल्दी से बताना है, और मणिपुर के सीएम के द्वारा होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी हुआ था अभी थोड़े दिनों पहले। जारी होने पर निम्न में से कौन सी टीम 121 रेटिंग के साथ प्रथम स्थान पर रही है? तो भारत, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो टेस्ट टीम में अभी हाल ही में प्रथम रैंक किसने हासिल किया है? तो ये हासिल किया है दोस्तों, और कोई नहीं हो सकता, भारत की टीम ने। भारत ने 121 टीम रेटिंग के साथ प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है टेस्ट टीम रैंकिंग में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई ने, किन्होंने? बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के मुख्य कोच के रूप में अभी हाल में बीसीसीआई के द्वारा मुख्य कोच नियुक्त किया गया था, उनका नाम क्या था? राहुल द्रविड़, रमेश पोवार, अजय जडेजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन। ये 4 चीज़ें आपको नाम इनका बताना है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। मुख्यालय कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम में। इसके चेयरमैन कौन है? सौरव गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। इसके वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव शुक्ला। इसके अलावा स्थापना कब हुई थी? 1928 में। जो अभी हाल में महिला टीम के कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है रमेश पोवार को। किनको नियुक्त किया गया है? रमेश पोवार को नियुक्त किया गया है। ये सारी चीज़ें आपको बता दी, और आपको ये भी बताना है आईसीसी की स्थापना कहाँ हुई थी? आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में, और इसका दुबई में मुख्यालय है। और ग्रेग बार्कले यहाँ की क्या है? चेयरमैन है, प्रमुख है। बार्कले यहाँ के प्रमुख है। आईसीसी और बीसीसीआई की दोनों की मैंने बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आप सबको रेस्ट मिलना चाहिए, और नेक्स्ट रेस्ट मिलेगा। नाश्ता आपने किया था, इसके बाद आपके लिए जूस मंगाया गया है स्पेशल आरसीएम सर के द्वारा। ये जूस मंगाया गया है। सब अपना अपना एक गिलास उठा लो, जिसको भी जो जूस पसंद है, चाहे वो संतरा का हो, किसी का भी हो, अंगूर का हो, मौसमी का हो, या किसी का जूस पसंद हो, जिसको इच्छानुसार मंगाया गया है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी के एक प्रकार का जूस मंगाया जाए, मेरे किसी विद्यार्थी को पसंद नहीं आएगा, ठीक है ना। बने हुए ना आप मेरे साथ, आपकी मेहनत के लिए सारी चीज़ें की जा रही है। और उठा लो और पीकर बैठ जाओ, शांति से आराम से पढ़ने बैठ जाओ, और क्वेश्चनों का जवाब देते रहो। उठा लिया होगा, खा
खा लिया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे भाग गए ना उनसे बोल देना कल क्लास में भैया कि हमारे लिए क्लास में सारी सुविधा उपलब्ध की जाती है विकास सर के द्वारा। संडे स्पेशल क्लास में RCM सर, विकास सर बहुत मेहनत के साथ क्लास लेकर आते हैं और सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में इंटरनेशनल फैमिली डेज कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 अप्रैल, 25 जुलाई या 15 मई? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, मैंने मई मंथ के बारे में बात की थी साथियों आपसे। मई मंथ के सभी डेज की डिटेल्स में चर्चा की थी। जैसे सेशन खत्म होने की बात होगी तब एक बार मैं फिर से आपको सारे मंथ के रिवीजन कराने के लिए लेकर आया हूँ। तो आप बात करें इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 15 मई को। क्यों मनाया जाता है? परिवारों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि संयुक्त परिवार में आप रहो, एकल परिवार में आप नहीं रहो। तो ये कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख को किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? निकी हेली, जोनाथन एलन, मार्टिन ग्रिप्स या वेस्ली नेवेजनिया? जोनाथन एलन, मार्टिन ग्रिप्स, वेस्ली नेवेजनिया, 4 ऑप्शन है, जल्दी से जवाब दो। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, मार्टिन ग्रिप्स को। मार्टिन ग्रिप्स को अभी हाल ही में ब्रिटिश राष्ट्र की मानवीय मामलों का एजेंसी का ये नियुक्त किया गया प्रमुख। मार्टिन ग्रिप्स को नियुक्त किया गया है। नोट कर लिया होगा। चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सच्चे से पी लिया होगा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पढ़िए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने निम्न में से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में अभी हाल में मई के मंथ में हम बात की थी, किसे नियुक्त किया गया था? जोश जे कट्टूर को, राहुल सचदेता को, राजेश खुल्लर को या सुधीर सीतापति को? तो अभी हाल ही में जो जोश जे कट्टूर को RBI का क्या नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है जोश जे कट्टूर को। आंसर हो जाएगा पहला। ये रिवीजन क्लास है दोस्तों, तो इसका रिवीजन करने के तरीके से आपको समझा जाए। अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो मंडे से फ्राइडे तक मेरी क्लास मंडे से सैटरडे तक श्री जी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुबह 8 बजे डेली क्लास होती है, जिसमें देश दुनिया की नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? 10 मार्च को, 15 अप्रैल को, 12 मई को या 20 जुलाई को? इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में साफ दो, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मई को। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। और 11 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। और 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। आगे चलकर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल्दी आंसर करना है आपको, भागना नहीं है। अगर आप भागोगे तो कुछ भी सीख नहीं पाओगे। ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का अभी हाल में टारगेट प्राप्त किया था। किस राज्य ने, किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया था? तो ये बताना है पांडुचेरी, झारखंड, महाराष्ट्र या राजस्थान। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या? पांडुचेरी। पांडुचेरी ने ये 100% नल जो कनेक्शन है, पाइप कनेक्शन, इसका हासिल कर लिया है। एन रंगास्वामी यहाँ के क्या है? एन रंगास्वामी यहाँ के क्या है दोस्तों? CM है। एन रंगास्वामी यहाँ के CM है। ये कहाँ की बात हो रही है? पांडुचेरी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले देखिए आपके लिए थोड़ा सा जज्बा और मोटिवेशनल लाइन है।
ठोकरें नहीं खाएंगे जनाब तो कैसे जानेंगे कि आप पत्थर के बने हो या शीशे के। अगर मजबूती के साथ रहना है ना तो ठोकरें खाकर आपको सहन करना पड़ेगा और अपने बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपने बुलंद हौसलों को थोड़ा सा ठुकराने की बात की तो आपके बुलंद हौसले आपके सपने को चकनाचूर कर देंगे और आपको आगे बढ़ नहीं पाओगे, खड्डे में धकेल दिए जाओगे। आपको आपके समाज के द्वारा, आपके जो भी दुश्मन क्राइटेरिया है उनके द्वारा कि आप कुछ नहीं कर सकते। एक तरह से आपकी हालत ना तो इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। तो इसलिए समय को सीमित है, समय का सदुपयोग लो, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ। और नेट अगर आपका ख़त्म होने जा रहा है तो किसी न किसी से आप कनेक्ट कर लो और पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि साथियों में आपके लिए ये क्लास वीकली करंट अफेयर्स की स्पेशल लेकर आता हूँ ताकि आपको पूरे सप्ताह की जानकारी मिले। और आज मैं पूरे मई मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ। हाल ही में किस राज्य एक ऑनलाइन बोर्डनी बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली, बाढ़ रिपोर्टिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो अभी हाल ही में एक बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली और सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है? बिहार में, पंजाब में, असम में या राजस्थान में? 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में, आंसर बताना है कि इसमें बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन या शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों असम में, क्योंकि असम क्या होता था, असम एक राष्ट्र राज्य है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के कारण क्या होती थी, बाढ़ आती थी। और इस बाढ़ आने से पहले ये क्या करेगा, जो एक ऐप है ये क्या करेगा कि रिपोर्ट करा देगा स्पॉन्सर को या जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है इनके पास ऐप सिस्टम रहेगा, उसमें सारी सूचना पहले से दे देगा कि ऐसे ऐसे बाढ़ आने वाली है और इतना पानी का बहाव आने वाला है, तो सही समय में जान माल की हानि नहीं हो, ये सारी सुविधा इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ये सारी सुविधा इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में निम्न में से किस अभिनेता को उसकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे, कौन सी भैया, हैप्पी बर्थडे के लिए अभी हाल ही में न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त हुआ है। किस अभिनेता को प्राप्त हुआ है और किसके लिए? शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए। अनुपम खेर, श्रीनगर चट्टी, विजय चंद्रशेखर या अच्युत कुमार? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुपम खेर। क्या हो जाएगा? अनुपम खेर जी को ये अवार्ड मिला है जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे शॉर्ट फिल्म के लिए, और न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है? तो अभी हाल ही में अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर किन्हें चुना गया है? इमाम उल हक को, बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को या शादाब खान को? ये एक पाकिस्तान खिलाड़ी है जिनको आईसीसी का मंथली अवार्ड दिया जाता है, और आईसीसी का जो मंथली अवार्ड दिया जाता है ये भारतीय खिलाड़ी को मिला है पिछले 3 मंथ में। जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था, जिसमें ऋषभ पंत, आर अश्विन, भुवनेश्वर, और अभी हाल ही में किनको मिला है? तो ये मिला है दोस्तों पाकिस्तान के चीकू कहलाने वाले जो बाबर आजम है। इन बाबर आजम को ये मंथली क्रिकेट अवार्ड मिला है, बाबर आजम को, जो पाकिस्तान के कैप्टन है। बाबर आजम को अप्रैल मंथ का ये मंथली क्रिकेट अवार्ड मिल चुका है। इसके पहले भारत को मिला था, भारत के 3 खिलाड़ियों को मिला था, और ये बाबर आजम ये अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी है। आईसीसी की स्थापना मैंने बता दिया आपको 1909 में हुई थी। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल प्रौद्योगिकी दिवस 15 मार्च को, 10 अप्रैल को, 12 जुलाई को या 11 मई को? कब मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे? तो दोस्तों ये मनाया जाता है जो पोखरण में ऑपरेशन शक्ति हुआ था, पोखरण में मिशन शक्ति हुआ था। ऑपरेशन शक्ति के तहत जो पोखरण में क्या हुआ था, जो परमाणु परीक्षण हुआ था 11 से 13 मई, इसके उपलक्ष्य में 11 मई को कौन सा दिन मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19 मई 2021 को
19 मई 2021 को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवाती तूफान यस के आने की चेतावनी दी थी। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो यस तूफान का नामकरण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये आपको बताना है। म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश या ओमान। साथ में ये भी बताना है आपको कि यस तूफान का जो यस नाम दिया गया था, इसका सामान्य अर्थ क्या है। यस तूफान का सामान्य अर्थ क्या है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब देना है। इस तूफान का नाम दिया गया है साथियों, तो ये दिया गया था ओमान के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया था? ओमान के द्वारा ये नाम दिया गया था। इसका सामान्य अर्थ है निराशा। सामान्य अर्थ है निराशा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके पहले कौन सा तूफान आया था? ताउते तूफान आया था। और ताउते तूफान के द्वारा किसने नाम दिया था? तो ये ताउते तूफान का नाम दिया था म्यांमार ने, जिसका मतलब था जेस्को। जेस्को का मतलब क्या होता है? बोलने वाली छिपकली। बोलने वाली छिपकली ये बोला गया था। बोलने वाली छिपकली ये बोला गया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले ये देखिए, विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। तो आपका विश्वास ये आपको आगे ले जाएगा। इस विश्वास को बनाए रखिए। विश्वास ये नहीं होता है कि आपको पढ़ाई के साथ रखना है, विश्वास मेरे साथ भी रखिए। आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो अच्छा दिया जा रहा है। एक लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है, एक लेवल का रिवीजन आपको कराया जा रहा है। चलते हैं, करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, स्पेन के टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड। क्या? टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड। ये किसके द्वारा, ये किसे दिया गया है? तो टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड जो दिया गया है स्पेन का। कहाँ का? ये स्पेन का। ये दिया गया है दोस्तों अमर्त्य सेन को। किन्हें दिया गया है? अमर्त्य सेन को ये दिया गया है। और अमर्त्य सेन को ये दिया गया है एक तरह से नोबेल पुरस्कार है जो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम को अपनी सहमति दे दी? तो अभी हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति वसूली का अधिनियम वसूली भाई बन गया है? कौन सा राज्य बन गया है? जो ऑपरेशन जो क्या नाम है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के साथ गुजरात, मध्य प्रदेश की लाइन में चलते हुए आएंगे तो वसूली भाई बन गया। कौन बन गया? आपको ऑप्शन देना है, हरियाणा, केरल, उड़ीसा या पंजाब। पंबाज नहीं भैया, पंजाब। हमारी सुनील भाई की टीम भी पता नहीं क्या करती है। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं। इनमें अभी हाल ही में वसूली का काम कौन करेगा? हरियाणा क्या करेगा? क्या बताया जाएगा इसमें कि जो भी गवर्नमेंट संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उससे पूरा पैसा वसूला जाएगा। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा यह बोला गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को से पहले ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज ने नए अध्ययन प्रकाशित किए हैं। इस अध्ययन में तंबाकू धूम्रपान करने वाली संख्या के अनुसार भारत का किस स्थान पर है? मतलब भारत में तंबाकू कितने स्थान के, मतलब कितने लोग करते हैं, मतलब दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है तंबाकू सेवन में? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि अभी हाल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस में जो बात करते हैं हम, तो इसमें कौन सा स्थान है भारत का? तो भारत का स्थान है दोस्तों साथियों दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान इसमें है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रुडोल्फ शिंडलर जो पुरस्कार है कि जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? कौन सा पुरस्कार? रुडोल्फ शिंडलर जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार जीतने वाले कौन बन गए? तो ये बन गए डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। कौन बन गए? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। और डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ये बन गए दोस्तों साथियों, तो ये क्या है? एटीजी हॉस्पिटल्स है भारत के, उनके ये क्या है? हॉस्पिटल्स की ये चेयरमैन है। ओटीजी हॉस्पिटल्स की ये चेन है। और ये एक तरह से गैस्ट्रोस्कोपी होती है, जो पेट की जांच होती है, उनकी ये फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी कहलाते हैं। कौन? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो पेट के माल मसाला है, जैसे कि हम बात करते हैं
किसकी बात कर रहे हैं हम साथियों? पेट में जैसे आपके छाले हो रहे हैं, फतरी जम रही, इन सब चीज़ों की गैस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जांच की जाती है, एक तरह से एंडोस्कोपी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको पहचान गए हो कि कौन है। और जिसके इनके साइड में ये चीज़ देख लीजिए आप, यहाँ पर एक जुनून सा है और एक जुनून सा आपको बनाना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये आपको ध्यान रख के इनका हौसला बुलंद रख के आपको पढ़ाई करता रहना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, पहचानना है, मोटिवेशनल डाउन नहीं होने देना, साथ के साथ आगे बढ़ते रहना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएफ में पहली और एकमात्र महिला कौन बनी है जिन्होंने उड़ान परीक्षण इंजीनियर की भूमिका के लिए अर्हता प्राप्त की है? मतलब अभी हाल में इंजीनियरिंग जो बात करते हैं फ्लाइट की टेस्टिंग के रूप में, अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में पहली और एकमात्र महिला बन गई है जिन्होंने ये टेस्ट प्राप्त कर लिया है। जो बात करेंगे तो उनका नाम क्या है? नीना गुप्ता, अश्रिता वी ओलेटी, करीना जोसवाल या माधुरी दास। कौन है दोस्तों अभी हाल ही में आईएएफ में पहली और एकमात्र महिला जिन्होंने उड़ान परीक्षण टेस्ट इंजीनियर का परीक्षा पास कर ली है? उनका नाम है साथियों आश्रिता वी ओलेटी। ये बात है किनकी? ये बात हो रही है आश्रिता वी ओलेटी, जो आईएएफ में एकमात्र महिला बन चुकी है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आएगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी टपकने वाला है। हाल ही में एच.एस. दोरेस्वामी का मात्र 102 साल की उम्र में निधन हो गया। और 102 साल की उम्र में इनका निधन हो गया तो ये कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी, राजनीति, लेखक या गायक? तो एच.एस. दोरेस्वामी ने क्या होता, विनोबा भावे के साथ मिलकर किसानों के लिए एक तरह से जमीन मुक्त कराई थी, जमीन दिलवाई थी जमींदारों से। यह बात है एच.एस. दोरेस्वामी की, जो एक क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे दोस्तों? स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? सेनानी थे, जिनका मात्र 102 साल की उम्र में निधन हो गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का उत्पादन कौन सी कंपनी करेगी? तो ये बायोलॉजिकल ई कंपनी है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना दोस्तों अभी हाल में पढ़ा है आपको, अंकुर योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है जिसके तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए प्राणवायु अवार्ड दिया जाएगा? कौन सा? प्राणवायु अवार्ड दिया जाएगा। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा या पंजाब? 4 ऑप्शन है, आपको जल्दी से दिया जाएगा। प्राणवायु जो अवार्ड दिया जाएगा इसमें क्या होगा कि एक दिन पहले जो शुरुआत में पौधा लगाने के पहले सेल्फी लोगे, उसके बाद 30 दिन के बाद फिर से सेल्फी लेनी है और फोटो अपलोड कर देनी है। वायुदूत नाम से एक ऐप होगा उसमें, और आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में अवार्ड दिया जाएगा। और ये अंकुर योजना लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47वीं FIH के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो FIH कांग्रेस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये बात हो रही है उड़ीसा की। कहाँ की बात हो रही है? उड़ीसा की। और उड़ीसा के जो एक IAS अधिकारी है जिनको अभी हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा, और ये दिया जाएगा वी कार्तिकेयन पांडेयन को। किनको दिया जाएगा? वी कार्तिकेयन पांडेयन को ये दिया जाएगा। और ये क्यों दिया जाएगा दोस्तों? वो इसलिए दिया जाएगा क्योंकि ये IAS ऑफिसर जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा उड़ीसा में 2023 में इसकी बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के पास एक मालवाहक जहाज में आग लग गई जिससे समुद्र में तेल फैलने का खतरा बढ़ गया है? मतलब ऑयल स्पिलिंग होने का खतरा बढ़ गया है। और ये आग कहाँ लगी थी आपको पता है? ये मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव या सेशल्स? अजीरा पोर्ट जो गुजरात से कोलंबो पोर्ट की तरफ जा रहा था, वहाँ पर उस मालवाहक जहाज में आग लग गई जिसका नाम था एक्सप्रेस पेरल। क्या नाम था? MV एक्सप्रेस
एक्सप्रेस पीएरएल ये नाम का जहाज था। और ये कहाँ जा रहा था? ये जा रहा था दोस्तों सिंगापुर का ये जहाज था। और ये श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट के पास इसमें आग लग गई, जिसमें तेल फैलने की आशंका है, जिसमें भारत का वैभव वेसल कोरोनेयर एयरक्राफ्ट और ये सारी चीज़ें पेट्रोलिंग वेसल इसकी सुरक्षा के लिए गए हुए थे। सबके जीवन में दुख आते हैं, बस इन दुखों में सबके धैर्य की परीक्षा ली जाती है। आपका धैर्य अगर इस क्लास के साथ बना हुआ है, पैसेंस के साथ आप पढ़ते हो, सीखते जा रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा और समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी मूर्खता होगी। अगर समझने की कोशिश के साथ आप नोट भी करते जा रहे हो, साथ में PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, टेंशन ना लेना दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बात बोली गई है APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओशन आइसलैंड नेशंस हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी ड्यू टू वॉइल स्पेल फ्रॉम अ ग्राउंडेड शिप। तो ये दोस्तों अभी हाल ही में वॉइल स्पेल की जो घटना हो रही है कोलंबो पोर्ट में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। और ये पहले जो फैला था, ये फैला था मालदीव में। कहाँ पर फैला था? ये मालदीव में फैला था। ये थोड़ा स्पेशल बात करते हैं, क्वेश्चन UPSC RS लेवल का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है और एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है? CDS एग्जाम होता है, उसमें आया हुआ है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस IIT ने शोधकर्ताओं ने कोविड-19 वायरस में एक प्रमुख प्रोटीन की संरचना का खुलासा किया है? तो ये मैंने बता दिया आपको, IIT मंडी के द्वारा वायरस से क्या कर लिया? प्रोटीन को अलग अलग कर लिया गया IIT मंडी के द्वारा। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो संयुक्त राष्ट्र ने UN ने हाल ही में UN ने संयुक्त राष्ट्र ने अपना 6वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया था, ये मई मंथ की बात कर रहा हूँ। और ये सड़क सुरक्षा सप्ताह किसके बीच मनाया था? 18 मई से 25 मई के बीच, 17 मई से 23 मई के बीच, 15 मई से 22 मई के बीच या 16 मई से 23 मई के बीच। किन किन के बीच ये मनाया गया था? तो ये मनाया गया था दोस्तों 17 मई से 23 मई के बीच। कब? 17 मई से 23 मई के बीच ये मनाया गया था सड़क सुरक्षा सप्ताह। आगे बात करेंगे इसमें। तो ये एक मैराथन क्लास है, आपको बने रहना है पेशेंस के साथ और आंसर देते रहना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करते हैं। स्वप्न दास गुप्ता, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में फिर से मनोनीत किया गया है, उन्होंने किस राज्य से चुनाव लड़ा था? तो दोस्तों स्वप्न दास गुप्ता है, जिनको अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए फिर से मनोनीत किया गया है। राज्यसभा में ये पहली बार हो रहा है, सन 1952 के बाद में ये पहली घटना है राज्यसभा में किसी आदमी के द्वारा दिया गया इस्तीफे के बाद वापस से उसे मनोनीत किया जा रहा है। यह भारत में पहली बार हो रहा है। तो ये किस राज्य से चुनाव लड़े थे स्वप्न दास गुप्ता? आने वाले कल के इसमें सेशन में इसके डिटेल्स में चर्चा करूंगा मैं आपको। तो ये किया जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, केरल या पांडुचेरी। किस राज्य से इन्होंने चुनाव लड़ा था? ऑप्शन में जल्दी से कमेंट देने की कोशिश करें, कमेंट में आंसर बताने की कोशिश करें दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ गया? पश्चिम बंगाल में ये वापस चुनाव लड़े थे और इनको वापस राज्यसभा में नॉमिनेटेड किया जा रहा है बचे हुए कार्यकाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार बर्ड फ्लू का मामला सामने आया? बर्ड फ्लू जो पक्षियों में होने वाला एक वायरस रोग है, ये जो कि इंसानों में भी आ गया है और ये इंसानों में आ गया है। तो ये कहाँ पर देखा गया है? इसका नाम है दोस्तों H10H3 इसका नाम है। ये चीन, भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन, भारत, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है चीन। क्या होने वाला है? चीन। एक ही देश है जो वायरसों की जननी कहा जाता है और चीन में अभी हाल ही में बर्ड फ्लू का केस देखा गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वपन दास गुप्ता जी के बारे में बात कर ली, जिन्होंने पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ा था। जिंदगी में आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में चमत्कारों का होना कोई नई बात नहीं है। चमत्कार होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। पढ़ाई के साथ, मेहनत के साथ, जुनून के साथ, धैर्य के साथ बने रहिए। क्लास में सेशन को चलते रहना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश की जाए। जल्दी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। केन्या के पास हिंद महासागर में चीन द्वारा कौन सा बंदरगाह विकसित किया जा रहा है? भैया ये चीन क्या होता है कि अगले हर देश में अपनी हिस्सेदारी बांटना चाहता है, हर चीज देश को अपने कब्जे में लाना चाहता है। तो केन्या के पास में, कहाँ पर? केन्या के पास में हिंद महासागर में अभी हाल ही में चीन के द्वारा एक बंदरगाह विकसित किया जा रहा है, और जिसका नाम क्या है? पोर्ट लुइस, पोर्ट क्लेम, लामू पोर्ट या थिलिवा पोर्ट। जिस विद्यार्थी को याद है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लामू पोर्ट। क्या हो जाएगा? लामू पोर्ट। लामू पोर्ट विकसित किया जा रहा है चीन के द्वारा। कहाँ पर? हिंद महासागर में। इस क्वेश्चन की मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा आने वाले सेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने पुणे स्थित कोई बैंक है जिसका अभी हाल ही में लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ऑप्शन है शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक, पुणे सहकारी बैंक, शिवाजी बैंक या पुणे अर्बन बैंक। तो ये 4 ऑप्शन आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो आरबीआई के द्वारा शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का अभी हाल ही में क्या कर दिया है? लाइसेंस रद्द कर दिया गया है कि भैया तुम्हारे पास आमदनी तो है नहीं और तुम बिना मतलब बैंक चला रहे हो। ये सारी चीज़ें बोलकर आरबीआई ने शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक को क्या कर दिया? अभी हाल ही में लाइसेंस रद्द कर दिया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन में और बात करते हैं, अभी हाल ही में किस राज्य के नीति आयोग की तर्ज पर इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अभी हाल ही में ये सारी चीज़ें नियुक्त की गई है नीति आयोग की तर्ज पर। मन्ना नीति आयोग की तरह ही ये काम करेगा, नीति आयोग की तरह ही ये काम करेगा। और ये बनाया गया है जिसका नाम होगा दोस्तों, ये गोवा, केरल, उड़ीसा या पंजाब, किस राज्य के द्वारा इस गठन को मंजूरी दे दी? इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन के गठन को। तो ये दे दी दोस्तों गोवा वाले बीच ने। किसने? गोवा वाले बीच ने। और इसका नाम होगा जिप्ट। जिप्ट इसका नाम होगा। जिप्ट का मतलब गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें, ये जिप्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गोवा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चलते साथियों अगले क्वेश्चन में, बने रहिए सेशन में और दीजिए सब बचे हुए सवालों के जवाब। कुछ देर की और बात है, अपना सेशन कुछ देर और चलेगा। ये एक बहुत तगड़ी मैराथन क्लास है जो आपके आने वाले फ्यूचर में आपको आने वाले सभी सवालों के किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलने की संभावना है। अभी हाल में 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना, केरल, उड़ीसा या पंजाब। 4 ऑप्शन है। अभी हाल ही में किस राज्य ने 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये स्थापना दिवस किसने मनाया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दो। तो ये स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों तेलंगाना ने। किसने मनाया है? तेलंगाना ने ये स्थापना दिवस मनाया है। और तेलंगाना को आपको पता है 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन गुरुजी फिलहाल तो 28 ही राज्य हैं, 29वां नहीं है। लिस्ट ऊपर खिसक गई, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया राज्य से। आपको पता है सारी चीज़ें। तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। आगे चलते हैं। जब भी खुद की खूबसूरती पर घमंड होने लगे तो अपने आधार कार्ड का फोटो देख लेना, अपने आप को पता लग जाएगा कि आप कितने खूबसूरत हो। ज़्यादा घमंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके प्रयासों को हम समझ रहे हैं, आप कितना आंसर करने के काबिल हो, सारी चीज़ें हमने देख ली है। तंबाकू को नियंत्रित करने के लिए उनके प्रयासों के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? हर्षवर्धन जी को, नरेंद्र मोदी जी को, जयशंकर जी को या ऑल ऑफ द अबव, इन सबको। तो अभी हाल ही में WHO के द्वारा तंबाकू को नियंत्रित करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो टेड्रोस साहब ने, उनके जो आदमी है हर्षवर्धन जी, WHO के, जो इनको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है WHO के द्वारा तंबाकू दिवस पर। ये क्यों किया गया है? क्योंकि हर्षवर्धन जी कहते हैं एक समय में मंत्री थे तो भारत में तंबाकू रोकथाम के लिए इन्होंने कार्य किया था, इसीलिए ये सारी चीज़ें इनको दी जा रही है। किस राज्य ने राज्य के 7 निजी विश्वविद्यालय को 7 निजी
विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE का दर्जा देने का फैसला लिया गया है। तो किस राज्य ने 7 निजी जो इनके विश्वविद्यालय है उनका नेशनल इंटरनेशनल में नाम हो, अच्छा खासा नाम हो, इस कारण उनको COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब श्रेष्ठता की गुणवत्ता के आधार पर दर्जा देने का फैसला लिया है? गुजरात, केरल, उड़ीसा या पंजाब? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात, विजय भाई रूपाणी। गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। और गुजरात ने 7 निजी विश्वविद्यालय को क्या किया है? COE की कैटेगरी में रखा है। आगे बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। किस संगठन ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज पर आधारित कोविड वैक्सीन दवा की थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज पर आधारित एंटी कोविड दवा विकसित किसने की थी? इसरो ने, DRDO ने, भारतीय विज्ञान संस्थान ने या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने? किसने किया था दोस्तों? तो ये विकसित की थी किसने? DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार का। ये नई दिल्ली में है, डॉक्टर जे सतीश रेड्डी इसके अधिकारी है, इनके द्वारा ये विकसित किया गया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मई 2021 को पश्चिम बंगाल में विधानसभा परिषद के गठन हेतु राज्य कैबिनेट के गठन हेतु कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा परिषद का गठन उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा या विधान परिषद का उल्लेख किया गया है? आपको यह बताना है। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। भारत में विधानसभा की हम बात करते हैं, विधान परिषद की हम बात करते हैं, तो विधान परिषद के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, टू बी मजा कर। भारत में कितनी विधान परिषद है वर्तमान में? तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, जम्मू कश्मीर था जो अभी हाल में ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और बात करते हैं लास्ट नेक्स्ट की तो कर्नाटक। ये भारत के वो प्रमुख राज्य और जहाँ पर विधान परिषद है। और अभी हाल में 169 अनुच्छेद के तहत पश्चिम बंगाल ने इसकी मांग की है विधान परिषद की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी असफलताओं को खुद पर हावी मत होने दो, बल्कि असफलताओं को अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करने लग जाओ। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है, इसमें चढ़ना प्रारंभ करो, विश्वास और धैर्य बनाए रखो, मेहनत का एक जुनून और हौसला आपके साथ बनाए रखो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77वां, हाल ही में किस राज्य की वैक्सीन की कमी से निपटने के लिए वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पंजाब? कोवैक्स गठबंधन में 4 चीज़ें शामिल थी। आपको मैंने WHO के नेतृत्व में यह बनाया गया था अप्रैल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान। और कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने के लिए भारत का कौन सा राज्य? दोस्तों भारत का राज्य था पंजाब। कौन सा राज्य था दोस्तों? तो पंजाब अभी हाल ही में इसमें कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने के लिए ये बात बोल दी है पंजाब राज्य ने कि हमें कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही है हमारे केंद्र सरकार, और हमें इसके तहत कोवैक्स गठबंधन से बोला है कि हमें वैक्सीन उपलब्ध कराओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 12 मई 2021 को बलजीत कौर पुमोरी चोटी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बन गई है। देश की पहली महिला कौन बन गई है? बलजीत कौर। और बलजीत कौर कहाँ पहुंच गई है? बलजीत कौर पहुंच गई है पुमोरी चोटी पर। और पुमोरी चोटी पर पहुंचने वाली ये पहली महिला बन गई है। और ये किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड? तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दो कि बलजीत कौर जो पुमोरी चोटी में पहुंचने वाली पहली महिला है, ये कहाँ से रिलेटेड है? तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से ये रिलेटेड है। आगे चलते हैं, बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारे ये आज के प्रमुख क्वेश्चन थे जो कि अब खत्म होने जा रहे हैं। आप लोगों का बना रहने के लिए धन्यवाद। और थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं इसी विषय में कि हमारे जो प्रमुख दिन है इनको अगर आपने नोट नहीं कर रखा हो तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। मैं आपको लिस्ट बताने जा रहा हूँ।
1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को बताया जाता है। मई महीने का ये तांडव सीरीज थी, एक तरह से लल्लन टॉप सीरीज मानो, तांडव सीरीज मानो, कत्तई जहर सीरीज मानो। आरसीएम का जो आरसीएम की सर की बात करते हैं, उनके द्वारा बोला जाता है कत्तई जहर सीरीज, वही मान लेते हैं हम, है ना। तो ये सारी चीज़ें मई महीने की करंट अफेयर्स की थी, जिसमें हमने बात कर ली। और अब मई महीने के दिनों की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को, इंटरनेशनल लेबर डे के बाद विश्व हास्य दिवस 3 मई को, विश्व हास्य दिवस और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे कब मनाया जाता है? 3 मई को। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाया जाता है? 4 मई को। वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? 5 मई को। अस्थमा डे कब मनाया जाता है? 5 मई को। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 10 मई को मदर्स डे मनाया जाता है। माताओं का दिन हर दिन होता है, तो 10 मई को क्या मनाया जाता है? 10 मई को मनाया जाता है साथियों, 10 मई को मदर्स डे। वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली मनाया जाता है। 16 मई को लाइट डे मनाया जाता है। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकॉम डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सब कब मनाया जाता है? 17 मई को। ये सारी चीज़ें 17 मई तक की। आगे बात करते हैं इसी में मई मंथ में, तो आगे बात करते हैं तो विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये 22 मई को मनाया जाता है। ये बता दो 22 मार्च और 22 अप्रैल को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। 29 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पेस कीपर्स, मतलब संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 मई को। 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। आगे बात करते हैं हम जून की। तो जून में अभी हाल ही में कौन कौन सा डे मनाया गया है? तो 1 जून को मनाया गया है विश्व दूध दिवस और माता पिता का वैश्विक दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया दोस्तों 1 जून को। साथ में वर्ल्ड रीफ अवेयरनेस डे भी कब मनाया गया है? 1 जून को मनाया गया है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 1972, ध्यान रखना है आपको। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिवस 7 जून को मनाया जाता है। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें जून का मंथ और मई महीने का अपन ने क्या कर लिया? निपटारा कर लिया है। आगे इसमें चलते हैं और बात करते हैं। तो आजकल जो गुड नाइट शब्द होते हैं, मैं भी आपको गुड नाइट बोलने वाला हूँ। अच्छी नींद के लिए कम और पीछा छुड़ाने के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बोली जा रही है। साथ के साथ में आपको पता लग गया कि ये सेशन आपके लिए कितना लाभदायक रहने वाला था, कितना लाभदायक रहेगा। सेशन को इतना शेयर कीजिएगा, हार्डोती के पूरे क्षेत्र में फैला दिया जाए आज के सेशन को। ये एक तरह से मैराथन क्लास थी जो मई मंथ का निपटारा था। वो मुझे जो करना था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैंने आज आपको साथ खुशी के साथ, विश्वास के साथ, मेहनत के साथ कर दिया है। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पीडीएफ के लिए ये सारी चीज़ें करनी है। करंट अफेयर्स बाय विकास सर में जाना है, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पर। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलें। और साथ में आपको बता दें कि जो अपना मॉर्निंग सेशन है, मॉर्निंग सेशन सुबह 8 बजे से, एक सेकेंड, मॉर्निंग सेशन जो सुबह 8 बजे से डेली चलता है, मंडे टू सैटरडे। और साथ के साथ में हमने बात करते हैं इस सेशन की। तो ये वीकली करंट अफेयर्स एक तरह से मैराथन क्लास होती है आपकी। इसमें मई मंथ का आपके साथ निपटारा हो चुका है। अब आगे भी बात करेंगे हम मई मंथ के साथ, हम जून की भी बात करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करने पड़े, इतनी मेहनत आपके साथ की जा रही है, हमारे द्वारा आपके लिए की जा रही है। इस सेशन में आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आप पढ़ना चाहते हो, जो आप सीखना चाहते
चाहते हो वो सारा कंटेंट आपको दिया जाएगा। चाहे वो कंटेंट आपके लिए यूपीएससी से रिलेटेड हो, चाहे आरएस की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी प्रकार के बैंक एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, या किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। इस क्लास को इतना पहुंचा दो कि आपका सारे भाई और बहनों और दोस्तों के साथ इतना शेयर कर दो कि मेरा मोटिवेशनल भी आपके साथ बना रहे, मेरी मेहनत का आपको अच्छा फ़ायदा मिले, और आपका जो संघर्ष, मेहनत और साथ में विश्वास था मेरे साथ बने रहने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, थैंक यू ऑल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।